नहीं, सौभाग्य नहीं, उससे पढ़ाई की रफ्तार में, उसकी उड़ान में बाधा तो आई। उसको जब ये कविता का रोग लग गया, तो रोग कहूँगा उस उम्र में, और वो था वो बिस्वा में उसके पानी में, बिस्वा के पानी में। अच्छा, तो लेकिन आपका मन न चाहते भी किसी एक व्यक्ति पर जाके ठहर जाता है, तो ऐसा कुछ हुआ है कभी? लेकिन मैं उससे बचा। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ये मान लूं कि मतलब आपको किसी से आकर्षण ही नहीं हुआ पूरी उम्र? नहीं कि लक्ष्मण रेखा मैं नहीं लांघ पाया। दम घुटने का कारण ही ये नाम रखना है। हाँ, तो बट नेचुरल है कि वो पता लगा लिफाफे की राशि से ज़्यादा हम खर्च करके आ गए। यहाँ स्वतंत्र चेतना अखबार से विधानसभा में रिपोर्टिंग करी, और ये सौभाग्य रहा कि मैंने नए कीर्तिमान बनाने के, बिल्कुल सही कह रही, राजनीति अंदर जबरदस्त राजनीति है। वो मेरे खेमे में, आप मेरे खेमे में हो, वो मेरे खेमे में। अच्छा, इस अभी आप हाँ में लाओ जी, हुजूरी करो आप जा करके। खाली जी हुजूरी नहीं, अनुचित समझौते करिए। सूरज पसंद नहीं आते, उपग्रह पसंद आते हैं जो आपके आगे पीछे डोलने वाले हों। रगों में जोश भरने वाले, कुशल वक्ता, बेहतरीन संचालक, पत्रकारिता के क्षेत्र में धूम मचाने वाले, बहुत सारे न्यूज़ चैनल और प्रिंट मीडिया के साथ काम करने का अनुभव रखने वाले, स्तंभकार, गद्य पद्य रचनाकार, और बहुत सारे व्यक्तित्व में आयाम समेटे, अपने व्यक्तित्व के अंदर बहुत सारे आयाम समेटे हुए कलाकुंज भारती पत्रिका के संपादक मिस्टर पद्मकांत शर्मा प्रभात जी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। प्रभात जी, आपका दिमागी खलल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए आपका कि आपने समय निकाला और यहाँ आप आए। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो शालिनी सजल जी के साथ दिमागी खलल के इस स्तंभ में मुझे आपके साथ रूबरू होने का और गुफ्तगू करने का एक सुनहरी मौका मुझे मिला। ये तो आपका बड़प्पन है, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, बस सीख रही हूँ सबसे। तो आपको लगता नहीं कि दिमागी खलल जैसे शीर्षक वाले नाम भी बड़ा कुछ अलग सा है, और आपने इसके लिए समय निकाला, तो कुछ टिप्पणी चाहते हैं आपके उसमें? अजीब सा नहीं है, ये अर्थवत्तापूर्ण भी है और सार्थक भी है। और दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर क्या क्या विचार, क्या क्या उथल पुथल, क्या आडोलन बिडोलन चल रहा है, उस सब को आपने रेखांकित करने की कोशिश की है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि आपके साथ इस क्रिएटिविटी की जो का नवाचार है उसका एक हिस्सा बन रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। आपने उस एक जो सतत आपके अंदर अतृप्त होने की, आपके अंदर रचना के प्रकटन की जो प्रक्रिया होती है, वो आपको जो चैन से रहने नहीं देती है। आप अपने जीवन के, जैसे आपको सांस लेने का वक्त नहीं मिलता है ना, फिर भी आप सांस ले लेते हैं आज के समय में, वैसे ही एक रचनाकार, एक क्रिएटिव व्यक्ति सतत काम करता है। बहुत बार उसे अपनी जीविका के लिए बहुत जगह पे खर्च होना पड़ता है, फिर भी वो अगर वो खलल उसके अंदर ना हो तो शायद वो उतने प्रयास ना कर पाए कभी। तो वही उसे जीवंत रखता है, वही उसे चलायमान रखता है, वही उसके लिए पेट्रोल का काम करता है। बिल्कुल ठीक है ना? तो ये पेट्रोल है। तो मुझे लगा बहुत सही कह रहे हो, बहुत सही। तो मुझे लगा कि जिन जिन के अंदर ये खलल है, मैं क्यों ना उनको एक साथ लाने का जो एक जगह है, एक मंच है, वहाँ मैं मिलूँ उनसे और मुझे सीखने को मिले। आप जैसे बड़े व्यक्तित्व, बहुआयामी व्यक्तित्व रखने वाली शख्सियतों से, आप जैसे बड़े जो बहुत सारे क्षेत्रों में जिनको अनुभव है, तो और मुझे क्या, हमारे दर्शक जो नए लोग हैं, तो मुझे लगता है कि ये पूंजी होगी जो आपके मस्तिष्क में एक लाइब्रेरी के जैसे है, तो हम चाहते हैं कि वो साझा हो। नहीं, आप बेशक आपका सोचना ठीक है। और ये दिमागी खलल का जो आपने सीरीज चलाया है, तो रचनात्मकता है, इसलिए मुझे तो धन्यवाद देना है। और आज के इस युग में आप रचनात्मकता की डोर पकड़ कर चल रहे हैं, तो हर जो है वो पूर्ववर्ती पीढ़ी के होने के नाते हर रचनाकार के ये धर्म है कि जो उत्तर पीढ़ी है, जो नई आ रही है जी, तो उसका मार्ग प्रशस्त करना उसका सर्वोच्च धर्म होता है। तो वो आप कर रहे हैं, तो इसलिए वो तो उसको तो सहयोगी होने में हमें तो
गर्व अनुभव हो रहा है कि किसी रचनात्मकता के यज्ञ में मैं कुछ पलों की, कुछ क्षणों की संविधा दे रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अगर समय नहीं देंगे, जो खलल के लिए जो मेरे गेस्ट हैं, अगर समय नहीं देंगे तो मैं उनकी हमेशा आभारी होती हूँ कि वो अपना कीमती समय देते हैं और एक डिजिटल हिस्ट्री की तरह उनकी बातें रिकॉर्ड होती हैं, जिनको हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमेशा सुनेंगी, देखेंगी, जानेंगी, तो उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त होगा एक तरह से। जी निस्संदेह, निस्संदेह। तो शुरू करते हैं आज की वार्ता। जी शुरू करिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपके बारे में जान लेते हैं, अपने बालपन, बचपन, अपने आपकी शिक्षा दीक्षा, इसमें थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालें शुरू से। देखिए बात यह है कि मैं उत्तर प्रदेश का एक अवधी क्षेत्र का जो जनपद है सीतापुर जी, और वहाँ छंदों की नगरी है वो, और वहाँ मैं पैदा हुआ और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक तो 10 जनवरी 1957 है। जी जी। और मेरे कवि पिता श्रद्धेय स्वर्गीय श्रीकांत शर्मा कान्ह जी एक अच्छे कवि, एक अच्छे छंदकार थे। तो मैं बिस्वा नगरी में, जो सीतापुर जनपद का बड़ा चर्चित नगर है जी, और ये कह सकते हैं कि वो गांवनुमा नगर है और तहसील का मुख्यालय है, और वहाँ मेरा जन्म हुआ। मतलब पीढ़ियों से आप साहित्य सेवा कर रहे हैं, आपके पिता से जो विरासत में आपको मिला है वो आपने इसको आगे बढ़ाया, और आपका के व्यक्तित्व में बहुत सारे जो आयाम हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो जड़ आपकी बनी हुई थी उसके बाद उसे आपने एक्सप्लोर किया, उसे आपने और उसको एक्सपैंड किया, बढ़ाया। जी हाँ, मेरे ताऊ जी पंडित त्रिवेणी प्रसाद जी गौड़ जी जो है वो भी ब्राह्मण परिवार से नहीं, वो भी कवि थे जी। जी जी बिल्कुल सही है, आपने कहा कि वो हुआ, पर ये तो जो कविता और साहित्य में आया तो ये दुर्घटना बस कही, एक्सीडेंटल कही है जो नहीं, भी हो, ये इस पर तो हम बाद में आएंगे। पहले ये बताइए आपने किस बचपन के बाद अब शिक्षा जब वो क्या मतलब विषय रहे आपके, क्या? हाँ तो राजकीय आदर्श क्योंकि ये मंच बहुत बार क्या होता है ना कि हम प्रोफेशनली हमें बहुत लोग जानते हैं, हम आपकी रचनाएं, आपके संपादन के जो कार्य हैं और आपने जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में अपना काम किया वो सब जानते हैं, बट व्यक्तिगत रूप से पद्मकांत शर्मा प्रभात जी को मैं चाहती हूँ आज के दर्शन जाने, तो थोड़ा सा अपने बारे में उस पर प्रकाश आप पहले ही थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए। नहीं बेशक, आप एक चतुर एंकर हैं और आप मेरी जिंदगी के उन पन्नों तो को जाने नहीं दूंगी, उन पन्नों को खोलना चाहती हैं जो वास्तव में, और एक अच्छे अन्वेषक और गहन परिवेक्षण के उद्घोषक को उसका ये सबसे बेहतरीन पहलू होता है, श्रुति ने दिया। हाँ तो आप पूछ रही हैं, मतलब मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने आपको कहते हुए बहुत बार संचालन करते हुए सुना है, तो आपसे ही बहुत सी चीज़ें सीखी हैं कि कहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि कुछ और मुझे चाहिए आपसे, तो अब आप बताएं। तो है ये कि सच बात ये कि मैं जो है वो पढ़ाई तो एक हमारे आपने कॉलेज की पढ़ाई जो है, कॉलेज क्या, पहले मैं राजकीय आदर्श विद्यालय मॉडल स्कूल राजकीय, उसमें मैं 1 से जूनियर हाई स्कूल पढ़ा बिस्वा में, और फिर उसके पश्चात हनुमत रामेश्वर दयाल इंटर कॉलेज में मैं 9 से और 12 तक की शिक्षा वहाँ ग्रहण की, और फिर कानपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन हुआ, और फिर जो है वो क्या साइंस नहीं, वो मैं 12 तक तो साइंस में रहा, पर वो उसकी अलग कहानी है, लंबी हो जाएगी। नहीं आप बता सकते हैं, लंबी की टेंशन ना लीजिए। जीव विज्ञान का छात्र था। मैं भी जीव विज्ञान की छात्र थी। और मैं जो है वो संस्कृत और उसको लेकर के वो बायोलॉजी स्टूडेंट था, क्योंकि पिताजी को जो है वो मुझे मेडिकल का डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर नियति ने मुझे कागज का डॉक्टर बनाने का शायद सोच रखा था। तो वो इंटर तक तो हो रहा, फिर मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा इंटर तक, लेकिन जब मैं हिंदी साहित्य और राजनीति शास्त्र और पत्रकारिता इसमें आया तो ग्रेजुएशन में मेरे वो सब्जेक्ट थे, तो मैं
गुड फर्स्ट डिवीजन के उस पर। यानी आपने स्ट्रीम ही, आपको बचपन से ही आर्ट्स पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि आपकी जो कहते हैं ना कि आपको सही चुनाव करना चाहिए जिसके साथ आपको मैच करे, जिसके साथ। नहीं, आप सही कह रही। मैं अपने पिता की जो अतृप्त आकांक्षा थी उसे पूरा करने के लिए आज्ञाकारी पुत्र के रूप में जुटा, साइंस पढ़ा, पढ़ा, पर वो मुझे संस्कृत में जितने नंबर मिलते थे, हिंदी में जितने नंबर मिलते थे, उतने नंबर मुझे कभी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मतलब आप आर्टिस्ट थे बचपन से ही, आपके अंदर आर्ट थी, बट वो आप टेक्निक्स में उधर, क्योंकि वो घर उस समय एक ये भी था कि आप अगर आर्ट्स पढ़ रहे हो, मतलब सोच थी, बिल्कुल भी सही नहीं है ये कि आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं कर रहे हैं, साइंस में है, मतलब बताने में लोगों को अच्छा लगता था कि मेरा बच्चा साइंस में है। पर मैं दोष नहीं दे रहा हूँ अपने पिता को, उनकी अपनी सोच थी, वो बेस्ट ही करते हैं अपने बच्चों के लिए, सोच अपनी थी। पर मैं समझता हूँ कि वो मेरी रुचियों को देखते हुए अगर चलते तो उस समय मेरी दृष्टि से वो गलत था, क्योंकि जब मैं उड़ान भरी तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। ये बात जो आप कह रहे हैं ना बिल्कुल मुझ पे सही बैठती है। ये गार्जियंस को सोचना चाहिए। तो मैंने कभी अब अपने बच्चों पर कभी मैंने अपनी मर्जी नहीं थोपी, क्योंकि मैं किसके साथ कनेक्ट कर रही हूँ, किस विषय के साथ मैं ज़्यादा कनेक्ट कर रही हूँ। और आप बिना पढ़े भी कुछ सब्जेक्ट में आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप तुक्का है, आप उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी है, आपका कुछ ऐसा नैसर्गिक जुड़ाव है, आप लेके आए हो जन्म के साथ। तो इस वजह से बहुत बार होता है कि आप उसका इतना जुड़ाव कि आप बहुत ही नेचुरल होते हो किसी चीज़ के साथ, और जब नेचुरल होते हो आप जादू करते हो, है ना। वो तो ये तो है, पर शायद कदाचित एक दोष भी है कि परिवार का परिवेश, वहाँ कवियों का आना, बड़े बड़े कवियों का आना, कविता का माहौल, गोष्ठी, कविता, शायरी, ये सब होना। पिताजी थे और मैं, हाँ, तो मैं बच्चा था तो मुझे तो उनकी सेवा में पानी, चाय और नाश्ता लेकर जाते थे, तो मेरे अंदर होगा, तो वो समय से पहले अंकुरित हो गया। ये एक इसका एक पहलू ऐसा है। सौभाग्य नहीं, सौभाग्य नहीं, उससे पढ़ाई की रफ्तार में, उसकी उड़ान में बाधा तो आई। उसको जब उसे बाद में परिपक्व होना चाहिए तो वो स्टार्ट, मतलब बहुत ही कच्चा 8-9 में ये कविता का रोग लग गया, तो रोग कहूँगा उस उम्र में। और वो था, वो असमय कहिए या प्री कही लीजिए, पहले ही वो अंकुरित हो गया, तो झरना फूट पड़ा। तो अच्छा, तो ये तो रहता है। अच्छा, तो कोई उस उम्र में आपका कोई ऐसा कोई संस्मरण है जो आपने कुछ बदमाशी की हो, कोई शैतानी की हो, जो आपको काफ़ी नहीं, बदमाशी क्या, दरअसल मुझे जो है वो, या तो बहुत डांट पड़ी है, बहुत तारीफें मिली, कोई ऐसा संस्मरण जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो पद्मकांत शर्मा जी को सुनना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये आपका उन्हें भी कि हाँ, वो आज जितने ज्ञानी हैं, आज वो जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो जो होता है तो कभी स्कूल न जाने के कारण बहाने बनाने पर पिटाई भी होती थी। हाँ, अच्छा, स्कूल न जाने का बहाना, हाँ, उस पर पिटाई, तो वो तो जूनियर सेक्शन की बात है, वो उस समय। तो ये पिटाई मम्मी करती थी या पिताजी करते थे? नहीं, माँ तो नहीं, पिताजी इस मामले में बहुत, हाँ, लड़कों के लिए तो पिताजी पिटाई करते हैं, और जो है वो सब चीज कंप्रोमाइज करते थे। पर वो कवि थे, पढ़ाई के मामले में नहीं, उनमें तो कई गुण थे। वो जैसे पहलवान थे, वो संगीतकार थे, हारमोनियम वादक थे, बहुत अच्छे घुड़सवार थे। अच्छा, तो मेरे पिताजी प्रधानमंत्री के आने पर, क्या शुभ नाम था उनका? श्रीकांत शर्मा कांत जी। जी। और वो तो घुड़सवारी करते थे, तो और घुड़सवारी के दौरान उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में, यानी स्वतंत्रता सेनानी भी थे वो? हाँ, बिल्कुल, उसमें हिस्सा लिया। अच्छा। जो है ये सरकारी परिभाषा में नहीं, उन्होंने रियली हिस्सा लिया, और वो उसमें घोड़े से जो है जवाहरलाल नेहरू के काफिले के आगे घोड़े से पायलटिंग की। हाँ, वो बड़ा रोमांचक दृश्य है। मूलतः मैं निवासी रिवान गांव है, सकरन ब्लॉक में, वो 11 किलोमीटर है बिस्वा नगर से। अब उसको क्या कहेंगे, शहर कहें, कस्बा कहें, या कस्बा नुमा शहर कहें, जहाँ गांव की भी झलक मिलती है। तो बचपन के कुछ दोस्त हैं, उनका कुछ नाम हम लेना चाहेंगे, आपको सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि पद्मकांत जी। नहीं, बचपन में बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, बहुत सारे जो अब अभी इस उम्र में भी आपके साथ हैं वो, या जैसे? नहीं, इस उम्र में तो हैं, वो बिस्वा सक्सरिया शुगर फैक्ट्री में हैं। हाँ। रमेश चंद नौसरिया जी हैं, वो प्रबंधक वित्त या इस पद पर हैं, ऊंचे पद पर हैं। और एक राजेंद्र अग्रवाल करके हैं, रज्जू, वो यहाँ लखनऊ में और बाराबंकी में उनका अच्छा बिजनेस है।
और बचपन के हमारे स्कूल में तो बहुत सारे थे, लेकिन वो हम लोग नॉर्मल स्कूल पे दीक्षा विद्यालय में पढ़ने के लिए भी जाते थे। नॉर्मल स्कूल से ही अब नॉर्मल लोग निकलते हैं, असाधारण काम करते हैं, और क्या। वही विद्यालय में बहुत सारी होती थी, क्राफ्ट की और फिर नाटक की, फिर कविता की, फिर ये है। तो कविता का तो कक्षा जो है वो 6-7 से मेरे कविता की गाय नाम की कविता लिखी। गाय? हाँ, तो अच्छा, याद है क्या विद्यालय की? नहीं, याद तो नहीं है। पिताजी की जो है वो पहली कविता बहुत पुरानी है पहली कविता। अब ये बात मैं 60 के आसपास की बात कर रहा हूँ। आपकी उम्र कितनी थी जब आपने पहली कविता गाय पर लिखी? गाय, हाँ वो याद है। वहाँ की मैगजीन पत्रिका निकलती थी वार्षिक, उसमें छपी थी। अच्छा। हाँ, कभी मेरे गंगा प्रसाद श्रीवास्तव शिक्षक हैं जो कवि भी थे, उनसे वो घर भी आते थे कविता के नाते पिताजी के पास, तो उनसे मिलने का मतलब उनका वो रहा, तो वो भी थी। पिताजी का असर आप पर आ गया था बहुत जल्दी? हाँ, बहुत जल्दी, इसलिए आया कि मैं बड़े बड़े कवियों का आना रहता था परिवार में। हरिनंदन वाजपेयी हर्ष जी हैं कानपुर के, छंदकार हैं जो हितैषी कवि मंडल में थे, और बंशीधर शुक्ल राष्ट्र कवि, अवधी सम्राट, पूर्व विधायक मनेौरा लखीमपुर खीरी की जो है वो उनके वो बंशीधर शुक्ल जी, उनका आगमन होता था। गणेश दत्त सारस्वत जी का आगमन, उमा दत्त सारस्वत जी का आगमन, बड़े 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 कवियों का मेरे घर आगमन होता था, क्योंकि बिस्वा एक जो है वो छंदों की नगरी रही है, और पहला कवि सम्मेलन जो है वो बिस्वा में हुआ, कवियों का कवि सम्मेलन प्रथम प्रारंभिक दौर में वहाँ हुआ। और आज भी तो एक दासापुर गांव है, एक पेंडापुर गांव है, एक बिस्वा है। तो जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का की हिंदी खड़ी हो रही थी और वो काव्य जो है सुधाधर निकाल रहे थे, वहाँ से निकाल रहे थे पत्रिकाएं, बनारस से, काशी से, जब ये हिंदी खड़ी बोली में जो है वो घुटनों से चलना छोड़कर ऊपर खड़ी हो गई थी, तभी बिस्वा में भी एक देवी दत्त त्रिपाठी दत्त दुजेंद्र जी थे, उन्होंने वहाँ से एक काव्य सुधाधर नाम की पत्रिका निकाली थी। तो बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैं अब लगता है एक बार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो बहुत बड़े प्रसिद्ध नाटककार भी रहे इलाहाबाद में, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी बिस्वा एक समारोह में आए थे, तो उनके श्रीमुख से मैंने सुना कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती के संपादक थे और जिन्होंने हिंदी की खड़ी बोली बनाने में एक ऋषि दधीच जैसा जो है योगदान दिया था, तो उन्होंने श्रीमुख से एक सम्मेलन में बताया कि मैंने कभी महावीर प्रसाद द्विवेदी के उसमें पढ़ा था, बड़ा रोचक है, इसलिए मैं उसको बताइए आप उसको। उसमें ये कहा कि बिस्वा, उन्होंने लिखा कि हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि कभी भी वो बिस्वा सीतापुर के इलाके में न जाएं। ये वही बेल्ट है जहाँ नरोत्तम बाड़ी सिदौली के पास नरोत्तम दास और वहाँ तुलसीदास जी नैमिषारण्य आए, तो इस तरह से बिस्वा जाने से मनाही कर रहे थे उस समय के साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी। और क्यों कह रहे थे कि अगर वहाँ जाएं, रोचकता है, कह रहे थे कि अगर वहाँ जाएं तो रात्रि विश्राम न करें। क्यों? अगर रात्रि विश्राम करें तो वहाँ के कुएं का या वहाँ का पानी न पिए, और इसलिए कि पानी अगर पिएंगे तो उनको ये वहाँ के पानी में ये तासीर है कि कवि और शायर हुए बगैर वो बच नहीं सकता है, उसके विषाणु जो है रोग उसको लग जाएंगे उसके पानी में, बिस्वा में उसके पानी में, बिस्वा के पानी में। अच्छा, ये तासीर पॉजिटिव विषाणु है, समझ लीजिए जी। वो शहर बन के ही लौटेगा वो। जी अच्छा, बहुत अच्छा आपने संस्मरण बताया। ये आपने बचपन सुना था? हाँ जी, मैं इंटर में आ गया था, वहाँ के साहित्यिक कार्यक्रमों में खुर्शीद अफसर बिस्वानी के द्वारा एक कौमी एकता करके हिंदी सम्मेलन हुआ, तो उसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा आए थे, तो उन्होंने इस प्रकार की बात बताई, तो मुझे लगा कि हाँ ये कोट करना चाहिए, वही स्मृतियों में है।
तो फिर जैसे आपने कहा कि आपको रोग लग गया था, कविता का रोग लग गया था, तो कविता का रोग एक तो मतलब पूरा दोष तो नहीं दिया जा सकता है, मतलब पिता से आपको आया क्योंकि परिवेश बहुत, हाँ परिवेश का कारण भी है, रक्त भी कारण हो सकता है। रक्त भी कारण था। तो एक और कारण होता है, जब आप युवा होते हैं तो बहुत बार किसी की तरफ मन अनायास आपका चला जाता है। आप कितना भी रोको, आप कितने भी बड़े संत धर्मात्मा हो, अगर आप जब आप बड़े हो रहे होते हो, आप टीनेज युवा अवस्था में कदम रखते हो, तो कभी ना कभी मन न चाहते हुए भी आप कितना खुद से वादे कर लो, नहीं मैं अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहूंगा, मैं पढ़ाई पे फोकस रहूंगा, क्योंकि फैमिली से बहुत सारे प्रेशर होते हैं आपको, कि सभी को रहते हैं उस उम्र में जब गुजरते हैं जब, तो लेकिन आपका मन न चाहते हुए भी किसी एक व्यक्ति पर जाके ठहर जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है, पर कि वो भी रोग लगाने में मददगार हो। नहीं, आपका जो संकेत है ना वो संकेत होता है, लेकिन मैं उससे बचा। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि बच गए आप? नहीं, मेरा जो प्रेम हुआ या मेरा जो आकर्षण हुआ, तो वो कविता से हुआ। अच्छा, अब कविता कोई व्यक्ति नहीं है, कविता माने लेखन से है, कविता माने ये है। अच्छा। और मेरे तमाम सारे मित्र हैं, और इस कविता के इसको और गद्य को लेकर के अगर मैं डॉक्टर कृष्णानंद वर्मा अनूप जी को जो है अगर मैं याद करूं, तो वो इंटर के साथी थे, उन्होंने इसको और आगे बढ़ाने की लौ लगाने में उनका बहुत बड़ा समझिए योगदान कहिए या उनकी साजिश कहिए, लेकिन या वो भी उसी नेचर के व्यक्ति हैं। अब तो मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, नीलगंज जगह है गोपालगंज जिले बिहार में, तो वो मेरे अभिन्न मित्र रहे। और बाकी ऐसा कुछ तो नहीं रहा जैसा मैं ये मान लूं कि मतलब आपको किसी से आकर्षण ही नहीं हुआ पूरी उम्र? नहीं, आकर्षण का तो फिर एकांतिक प्रेम से मतलब आप नहीं कहते हो, अगले को बताते नहीं अपनी भावनाएं, लेकिन आकर्षण तो आपको होता ही है। अवसर नहीं हुआ तो वो तो कविताओं में सब चला गया। तो वो स्थितियां वो पिता के कड़े अनुशासन के कारण, और विद्यालय के हमारे प्रिंसिपल जो है वो फीलिंग को शेयर करिए, जो आपने फीलिंग कभी नहीं आई, कुछ भी आप उसको टाल भी सकते हैं। नहीं, टालना नहीं। देखिए, दो चीजें स्पष्ट बताऊं। बात दरअसल अनुशासन, घर का कड़ा अनुशासन रहता था, और मेरे पूज्य वो जो है प्रधानाचार्य कृष्ण स्वरूप अग्रवाल जी, उनके विद्यालय का उनका कड़ा अनुशासन रहता है। पर मन अनुशासन हाँ, जो आज के ज्यादातर कहिए अपवाद कहिए, या मैं उस रोग से बचा रहा। हाँ, ये जरूर है कि जैसे कवि आते थे और उन्होंने कविताएं सुनाई, तो उसमें श्रृंगार और इतना अश्लील श्रृंगार कि आप वो माइक्रोफाइन ग्लास से आप उसको देखें तब पकड़ पाएंगे। और वो पढ़ते थे तो उन कविताओं के साथ मेरा जो है वो एक लगा होता चला गया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। उसमें तमाम में ऐसे कवि आते थे जिनमें कविताएं उनकी जो प्रेम की थी, तो उनमें मैं अपनी जो भी आप फिसलन कह ले, जिसको आप कहने का मंतव्य या मचलन कह ले या डगमगाहट कह ले, तो वो सब जो है वो कविता ही वही ढाल बनी। मतलब कविता ही मेरी प्रेमिका रही, और कविता ही ढाल बनी कि मैं उस तरफ नहीं गया जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अच्छा। नहीं, बहुत बार लोग जा नहीं पाते हैं। अनुशासन शरीर को रहता है, लेकिन मन को तो कोई रोक नहीं पाता है ना। मैंने क्या कहा, मन अनायास किसी की तरफ मन चला जाता है, मैंने ये कहा था। तो ये तो इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को उसने कविता के रोग को और प्रगाढ़ कर दिया। पर मर्यादा की लक्ष्मण रेखा के कारण इन वर्जनाओं की लक्ष्मण रेखा मैं नहीं लांघ पाया, या मैं असफल रहा, या मैं दुस्साहस नहीं कर पाया, ये आप कह सकते हैं। बहुत लोग नहीं दुस्साहस कर पाते हैं। और अगर धन्यवाद, आपने उत्तर दिया इस प्रश्न का। बहुत सारे लोग टाल गए, लेकिन आपने उत्तर दिया। नहीं, उत्तर क्यों नहीं देना चाहिए, उत्तर देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जब देखिए दो समाज के अंदर स्पष्ट रूप से जो अंदर से हैं, आप इस स्तंभ का, आपकी सीरीज का मंतव्य की
कुछ अंदर से निकले, नया सच निकले। हाँ सच निकले, सच निकले। तो इसमें आप पटु हैं, इसमें आप दक्षता हासिल है, आपको माँ सरस्वती की कृपा है कि आपने सच निकालने के लिए पूरा प्रयास किया। वो सच यही है। हाँ। मतलब इसके इतर अन्यत्र कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, वो अब ये मैं नहीं कहता हूँ कि मानवीय जो आकर्षण और प्रवृत्तियां हैं मैं उनसे अछूता हूँ, हरिश्चंद्र हूँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो फिर जीवन आगे बढ़ा तो आपका विवाह किस उम्र में, परिवार, हाँ, दाम्पत्य जीवन? हाँ, तो से कब? वो मैं लॉ कर चुका था। हाँ, क्या उम्र थी लगभग जब आपने? अब वही मतलब समझ लीजिए कि 80 के आसपास की बात समझिए, 80, 79, 77 इमरजेंसी के पक्ष के बाद जो है। अच्छा। तो फिर जो है मेरे बनारस में शादी हुई। तो धर्मपत्नी जी का नाम? हाँ, उनका नाम मीना शर्मा जी है। वो परिवार? BHU से वो साइकोलॉजी और दर्शन शास्त्र में है। बहुत अच्छे विषय हैं उनके। हाँ, और बाकी गृह विज्ञान है, और बाकी बच्चे हैं, 2, एक बेटा है जो सुधांशु शर्मा, वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, पढ़ाई पूरी कर ली है। वो कोविड के समय वो टेली कंपनी में थे तो उसको सब अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ। हाँ, वो कर रहा। बच्ची टीचिंग में हुई है और वो बहुत बैठ रही है। बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बधाई। और वो हमसे ज़्यादा बड़ी दुस्साहसिक है, क्योंकि उसका चयन बिहार की राज्य सरकार में उसका बेसिक शिक्षा में 6 to 8 में हुआ, और दुर्गम इलाके में है, पूर्वी चंपारण में। तो वो हमारे मना करने के बाद भी वो वहाँ मैं अपनी डटी हुई है। तो ये उसका ये दुस्साहसीपन ही है। नहीं, ये हौसला है आज की लड़कियों पर मैं एक पिता होने के नाते एक थोड़ा सा रहता है सामाजिक बहुत सी चीजें देखने के बाद। पर मैं डरता हूँ, वो नहीं डरती, वो अलग विषय है। हाँ, वो पेरेंट्स कोई भी डरते हैं, इसमें आप मतलब आपका कोई दोष नहीं है। पर मुझे मेरे लोगों ने आपके जो कविताओं का जो रोग है, जो बचपन से आपको लगा है, तो कभी आपने अपनी धर्मपत्नी को सुनाया? नहीं, वैसे तो नहीं, लेकिन कैसा उन्हें पसंद है? बहुत बार होता है ना कि आपका जीवन साथी जब इतना खलल लेकर के आपके साथ होता है, आप साहित्यकार होते हो, आप रचनाकार होते हो, तो दूसरे को बड़ा मुश्किल हो जाती है बहुत बार। तो कुछ अगर हो तो नहीं, वहाँ तो कुछ उनके साथ तो मतलब कवि रूप थोड़ी रहता। उनके साथ तो परिवार की उस दृष्टि से एक जीवन साथी का रहता है। कविता उनको वीडियो पर या कहीं सुने टेलीविजन पर, तो वो उनका अपना विषय है, उसमें उन्होंने हाँ ठीक है ऐसा, मतलब अब अलग अलग रुचियां होती हैं ना, तो बस। लेकिन कवि तो एक सतत प्रक्रिया, कवि होना एक सतत प्रक्रिया है। इसमें आपका दिमाग हर वक्त कहीं ना कहीं कविता में लगा ही रहता है, सृजन में लगा ही रहता है। हाँ, वो तो है। वो तो आप पूरे नहीं मिलते हो किसी को, बहुत बार होता है। नहीं, निकालना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। और जब मुझे लगता है कि हाँ अन्याय हो रहा है उनके साथ, तो वो संवेदना फिर कहती है नहीं, ये बंद करो, बहुत हो गया। कार्यक्रम के बीच बीच में तो समय से रहता है। लेकिन ये सही है कि कविता का जो कर्म है बहुत वो, और फिर उसका जो आज का वातावरण है उसमें निकलना, भागम भाग जिंदगी, तो उसके कारण एक ठहराव जिंदगी में तो नहीं होता है। ये तो मैंने भी महसूस किया है कि आपको जी, आप तो बहुत सफल मंच की समर्थ कवित्री भी हैं, संचालक हैं, तो आप तो इसको महसूस ही करती हैं कि नौकरी के साथ, आपको फैमिली की जिम्मेदारियों के साथ, हम सभी जितने भी लोग हैं जिनको खलल है, कुछ इतर अपने काम को कर रहे हैं, किसी भी प्रगटन को ऊपर से लेकर के आए हुए हैं, वो सारे लोग तो भाई उनके लिए एक चैलेंज है। नहीं, चैलेंज भी है, पर निभता इसलिए कि अंतर मन के भाव आप प्रकट करने के लिए आपको एक पूरा अनंत वातावरण मिलता है। और अगर आप उसे नहीं प्रकट करेंगे तो फिर मैं तो मानता हूँ कि दम घुटता है, मेरा तो घुटता है। हाँ, मैं अपना कारण ही ये नाम रखना है, दम घुटने का कारण ही ये नाम रखना है। हाँ भाई, ये तो है कारण ही है
ये तो कि एक खलल है जो जीने नहीं देता है आपको। हाँ, ये आपको सही है, सही, बिल्कुल सही। तो मैंने सटीक सोचा नाम क्यों ना आपने। चलो असली नाम रख दिया जाए। नहीं नहीं, वो जैसा है वैसा है। हाँ सपाट, कोई उसमें कुछ इम्पट या कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो वाकई में ये दिमागी खलल ही है। हाँ, तो ऐसा कोई संस्मरण है आपकी धर्मपत्नी के साथ कि कभी लगा हो कि हाँ आपने तो मुझसे शादी करके जो है आपको तो कविता से शादी करनी चाहिए थी? नहीं, ऐसी ऐसी समझदारी मुझे भी है, उन्हें भी है। जब जब ऐसे स्थलों पर जाना होता तो साथ ले जाता हूँ। हाँ। तो अपना वो निवास पे रहती है, जहाँ वहाँ मिलता है अपना, वो हम अपना कविता करते हैं, वो अपना टहलना घूमना साथ हो जाता है। हाँ। बाकी वैसे जहाँ जहाँ कोई दर्शनीय स्थल नहीं- सामंजस्य मतलब कैसे? आप खुद संपादक हैं, सक्षम संपादक हैं, पत्रकारिता है और बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, तो वो बहुत परस्पर देखिए, हाँ, हमारे तारतम्य में जो बिठाना होता है कैसे वो बिठाना? हमारे साथ दोनों का एक दूसरे के प्रति सामंजस्य है कि समझदारी दोनों की तरफ से विकसित होती है। हाँ। तो मुझे उनकी तरफ से सहयोग ही रहता है। हाँ, ये है कि वैसे चलना है तो चल, वो उनका इच्छा है चलना है तो चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे टूरिस्टिक प्लेस पर कभी सम्मेलन है, बगल में है, तो बट नेचुरल है कि वो पता लगा लिफाफे की राशि से ज्यादा हम खर्च करके आ गए, लेकिन वो भी काम हो जाता है। मतलब वो तो करते हैं, करना चाहिए, करते हैं। तो कभी ऐसा कटाक्ष? हाँ, बस वो एक ही, बस अब आप पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, बस एक ही वो है शिकायत कि जैसे उनका घर वाराणसी में है, काशी में है, जी जी, तो हमारे कई दौरे लग जाते हैं। हाँ। और लड़की आपने सही जगह से चुनी है। नहीं, तो हमने क्या चुनी है, मेरे पिताजी ने चुनी है, जो उनके पिताजी ने आपने चुनी किया है ना। हाँ, तो मतलब ये भाग्य है कि भोले बाबा का आशीर्वाद है। ससुराल आपकी इतनी अच्छी जगह पे है। नहीं, वो तो भगवान की कृपा है कि मेरी जितनी मतलब बच्चों की मासियां हैं वो सब गंगा के तट पर मतलब मौसी भी है, मतलब आपका तो मैं मौसियां जो हैं वो एक वरुणा नदी के आपकी तो सालियां हुई ना। हाँ, तो आपकी तो सालियां हुई, यानी आपके लिए अच्छा है ना कि तो वो पर जो आप कहना चाह रहे हो, हाँ वही है। लेकिन अब ये इस उम्र में अब उसका जो आनंद है वो अब उतना कोई हमको मतलब नमकीन नहीं लगता है। अगर आप बात कर रहे हैं तो इतना नमकीन नहीं लगता है, इसलिए कि मैं बता रहा था कि वो भाई एक तो बनारस काशी में जो वर्मा नदी के पास है, और एक जो है वो वहाँ पे गंगा के किनारे ही हैं। दो लोग तो वही हैं, और एक हैं भी दूर, तो वो भी हरिद्वार में है। तो सब गंगा किनारे है, तो माँ गंगा की महिमा है, भोलेनाथ की कृपा है जो है, इसलिए मतलब आप घर में बहाना बना सकते हैं कि मैं फला जगह जा रहा हूँ दर्शन करने, और वहां पर आप साली से भी मिलने आ सकते थे। ये आप एडवांटेज उठा सकते थे। ऐसा नहीं होता। वो तो हम उनको साथ वहाँ तो साथ ले जाने की कोशिश करते, पर कभी कभी जल्दी में शॉर्ट नोटिस पे दौरे लगते हैं। तो मतलब ये बहुत अच्छा, मतलब आपके लिए सहयोग भी है ना कि आपके सारे जो इन लॉज के रिलेटिव्स हैं वो इतनी अच्छी जगह पर हैं कि आप ईश्वर के दर्शन भी कर रहे हैं साथ में। और ये तो आपने चुनी, यही मैं कहना चाह रही थी। हाँ, तो अब जैसे यही मैं कहना चाह रही थी। मुझे सबसे प्रिय जगह तो उत्तराखंड लगता है जी। तो मैं उत्तराखंड जब जाता हूँ तो फिर हरिद्वार तो एक दिन एक्स्ट्रा। शिकायत होगी वरना? नहीं, शिकायत का नहीं, लेकिन मेरा भी तो रहता है ना कि वो भी एक पारिवारिक रिश्तों का एक पहलू है। अब जब रिश्ते छीज रहे हैं और वो रिश्ते केवल अब कविता में और साहित्य में बच रहे हैं, हाँ, तो फिर ऐसे स्थिति में तो उसे संवेदनशील साहित्यकार को उन रिश्तों में भी होना चाहिए। हाँ, उनको जीवंत रखना चाहिए। तो वही थोड़ी बहुत कोशिश होती है। आप मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप आनंदित होइए जो है। आनंदित क्या, बस वो मुझे थोड़ा सा उसको मैंने कनेक्ट कर लिया ना कि मतलब इतने मतलब देवस्थानों पर आपकी सालियां और ससुराल है, तो आप ना ये भी एडवांटेज ले सकते थे। अब ये एक अतिरिक्त लाभ है। अब आए आप सही पर, ये एक अतिरिक्त लाभ है। लोग कहाँ इतने खुश किस्मत होते हैं। हाँ, ये तो ये आप कह सकते हैं। हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा जीवंतता बनी रहे, थोड़ा मुस्कुराहट बनी रहे, क्योंकि लोगों के खुद के जीवन में इतनी ज्यादा
प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन है, ऑफिस से आते हैं। देखिए, अब ये जो आपका नाम है ना, तो उसमें तो आपकी बातचीत में, लेखन में, कविताओं, सजलता तो प्रवाहमान है, तो प्रणम्य है आप। धन्यवाद। तो प्रणम्य आप हैं क्या? बिल्कुल आपकी कविताओं की तरह। और आपका जो खलल आपके अंदर भरा हुआ है जितना ज्यादा, वो आपने जो अपने जीवन में इतने सारे काम किए हैं, वो पहली लाइन की तरह है आपकी। क्योंकि इतना कुछ बिना खलल के कोई कर नहीं सकता जो आपने किया है। जी हाँ, वो जुनून है, आपने सही हाँ, कहा। वो जुनून है वो तो है, हालांकि एक तरह का ये अलग किस्म का पागलपन है, शायद डॉक्टर्स इसको कहीं रेखांकित पहले ही कहा कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, कौन नहीं नशे में, सभी नशे में ही तो है। आपके भी कमाल के सवाल हैं शालिनी जी। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन किया है, काफी लंबे समय तक संपादक रहे हैं जी। कलाकुंज भारती पत्रिका का संपादन आप काफी समय से करते चले आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं आप, और बहुत ही सफलतापूर्वक, जिसको कहते हैं कि एक आपने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया है कलाकुंज को। तो इसके बारे में कुछ अपना अनुभव साझा करें और हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पत्रकारिता का जीवन जो है वो सच बताऊं तो, क्योंकि आपने जिस तरह व्यक्तित्व की तमाम नीचे की परतें खोलने की कोशिश की, तो सच्चाई ये है कि पत्रकारिता में मैं आया छपास के रोग के कारण। अच्छा, मैं तो स्पष्ट, हाँ, ये कवियों में तो, क्योंकि नैतिक ईमानदारी होती है, और नैतिक ईमानदारी में मैं कुछ चीज कहना चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि एक पत्रकार और एक साहित्यकार सभी विधाओं का कवि भी है, उसके अंदर ये रचना धर्मिता को वहन करने से पहले उसके अंदर मनुष्यता का के गुण सारे जितने कारक होते हैं, मनुष्य होना और मनुष्यता के जितने गुण होना, अगर वो उसके भीतर नहीं है, जैसे करुणा, शालीनता, दया, ममता, संवेदना, तो वो अगर नहीं है तो फिर वो कवि कहलाने का अधिकारी नहीं, वो जुगाड़ू है, प्रोफेशनल हो सकता है वो। मैं तो यही मानूंगा कि वो अनाधिकार साहित्यकार का लबादा ओढ़े हुए बिल्कुल सच कह रहे हैं, फर्जी डिग्री लिए हुए हैं, बिल्कुल सत्य और ये चीज होती है। तो एक तो ये भाव रहता, यही पत्रकारिता के साथ भी है जी। भाई, पत्रकार होने की भी अनिवार्य शर्त है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात लंबी हो जाती, पर एक मिनट आप में लंबी करिए बात। तो बात यह है कि जैसे कहा गया है, रोमिया रोला ने काव्य शास्त्र के अंदर कहा कि साहित्य का अधिकारी सामाजिक है जी। जो कविता, साहित्य और पत्रकारिता, देखिए पत्रकारिता तो अब आयाम अलग हो गया है और अब उसके बहुआयामी रूप मल्टी डायमेंशनल दिख रहे हैं। ये सोशल मीडिया के जमाने में यांत्रिकज्ञता, वैज्ञानिकता के नाते पहले सब एक ही में था। वो पत्रकारिता भी हिंदी साहित्य, आज भी एमए हिंदी में पत्रकारिता 100 नंबर का एक अलग प्रश्न पत्र होता है, विषय होता है जी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके उसने स्वतंत्र रूप ले लिया। तो अनिवार्य शर्त, और काव्य शास्त्र के अंदर जी साहित्यकार को रोमिया रोला ने सामाजिक को माना है साहित्य का अधिकारी जी। अब सामाजिक कौन है? सामाजिक वह है जो दूसरे की दर्द को, दूसरे की पीड़ा को, दूसरे की तकलीफ को महसूस कर सकता है, उसे सामाजिक कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, जब हमारे यहाँ शास्त्रों में जब देखें तो वैदिक काल में भी, ऋषियों के समय भी मंगलाचरण थे, आरतियां थीं, वंदनाएं थीं, सूर्य की वंदना थी, वायु की वंदना थी, ये उपनिषद काल में चंद्र की वंदना थी, पृथ्वी की वंदना थी, प्रकृति की वंदना थी जी, आग की वंदना थी। तो इन सब की वंदनाएं थी, मंगलाचरण थे, परंतु उसे पहली कविता नहीं माना। पहली कविता किसे माना? पहली कविता माना गया वही काव्य शास्त्र के अंदर, रोमिया रोला की बात को रेखांकित करता हूं कि रोमिया रोला कहता है कि जब वाल्मीकि ऋषि को जी जब तमसा नदी के तट पर, और वो एक बहेलिए के उसको छिप करके बहेलिया बाण मारता है एक पक्षी को,
है ना, उत्कर्ष पक्षी को, तब वो दृश्य देखकर और वो बाण मारता है तो जो है नर के लगता है, नर खून से लथपथ नीचे गिर जाता है और मादा जोर जोर से चिल्लाती है चा 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 चा। बहुत अब देखिए फिर क्या कहता है कि वो प्रसंग यहाँ आता है कि वो अचानक स्पॉन्टेनियस स्वतः, और ये वाल्मीकि के दर्द से, वेदना से, पक्षी की वेदना से उनको दर्द होता है, आहत हो जाते हैं, उनकी छाती फट जाती है और उनके मुंह से निकल पड़ता है माँ निषाद तम गवाह शाश्वते समान। वो रुकते नहीं है, रुकते नहीं, यही वो उसको श्राप देते हैं बहेलिये को कि जा जा रे बहेलिये जा, तुझे उसी तरह जीवन भर तड़पना पड़े जिस तरह तूने मारा। हाय, ऐसे समय मारा मादा पक्षी, जब नहीं ऐसे समय मारा जब काम मोही, तब जब वो सुख के चरमोत्कर्ष की दशाओं में थे तब तूने मारा, तो जा जा रे बहेलिये तुझे चैन न मिले। तो वही चीज है कि साहित्यकार की संवेदना, करुणा, ममता, ये सब पत्रकारिता और साहित्य दोनों में आता है। और मैं तो बहुत छपास के रोग के कारण, मैं रचनाएं छापने के कारण, एक सचिव अखबार था, एक झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त पार्षद का अखबार था सचिव जी, तो उसके उनके संबंधी थे रामगोपाल गुप्ता, तो उनके यहाँ छपने जाती थी, तो उसके कारण वो अपने अखबार में खबरें वगैरह लिखवाने लगे। और मेरे एक टीचर थे जो मुझे भाषण देना, संस्कृत पढ़ाते थे ट्यूशन, तो उनके कारण वहाँ में रिपोर्टिंग में ये चला गया जी। तो सच बात ये है, लेकिन पत्रकारिता का जो है वो उसके पीछे समाज में एक पहचान बनाना और एक यशेषणा, तो यह है तो छपास का रोग ये सब कवियों में पाया जाता है, सब बहुत सारे पत्रकारिता में भी पाया जाता है। शुरुआत तो यहीं से। हाँ, लेकिन ये कोई, अब मैं अनुभव के बाद कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है, संतुलन रहना चाहिए। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन वो भटकाव तो उसी से हुआ ना, कहीं ना कहीं शुरुआत में तो रहता ही है, तो पढ़ाई। और जब इसका आपको अनुभव मिल जाता है, मैं आज के लोगों को बोलता हूँ, आज की पीढ़ी को, कि भाई नहीं, आप अपने करियर और पढ़ाई को छोड़कर सीमा भर आप इन्वॉल्वमेंट उसमें रखिए कविता में। पर सच यही है कि वो मैं बचपन में मैंने अखबार भी निकाला, समय सारथी नाम का साप्ताहिक अखबार निकाला, ज्यादा दिन नहीं चला क्योंकि उसकी टानिक नहीं थी। अब उस समय राजेंद्र अवस्थी, कादम्बनी, केपी सक्सेना, अमृतलाल नागर, वो हमने सोचा नहीं, वो जुनून में किया और उसका बड़ा परिवार में भी बड़ा डांट फटकार हुई मेरी, तो उसको तो फाइनेंशियल इश्यूज जब आपको रोक लेते तो बहुत से बड़े बड़े काम बीच में रुक जाते हैं। नहीं तो अब अगर मैं कहूँ तो सच ये था कि मेरे पिता ने मेरा खाता अपने साथ ज्वाइंट करा दिया, तो उसमें ये बात है 75, 76, 77 आपातकाल के तुरंत हटने के बाद, तो उनके करीब 12,000 रुपए उस जमाने में बहुत थे। तो नहीं तो 12,000 रुपए मैंने खर्च कर डाले। जब खर्च कर डाले तो उन्होंने सोचा कि अब इसमें डालेंगे ही नहीं, वो डालते रहे, फिर वो तो वहीं विराम लग गया। तो लेकिन 12,000 रुपए उनके खर्चे किए, अपने खर्चे की कटौती की, प्लस समाज से मुझे मिले 12,000 रुपए, तो मैं 24,000 रुपए लेकर वो फिर मैं 2-3 साल तक उसको चलाया। और रामकुमार द्विवेदी बहुत होते थे। रामकुमार द्विवेदी, बिल्कुल, रामकुमार द्विवेदी जी बहराइच के मेरे जीजा जी थे, बहनोई साहब, तो उन्होंने फिर उसको चलाया। तो वो समय सारथी अखबार, फिर मैं दैनिक जागरण से जुड़ गया, फिर मैं जुड़ता रहा, फिर मैं उसी में आया आगे यहाँ स्वतंत्र चेतना अखबार से विधानसभा में रिपोर्टिंग करी, और ये सौभाग्य रहा कि मैंने नए कीर्तिमान बनाने के एक पद चिन्ह छोड़े, और मैं दोनों भी सदनों का, विधानसभा, विधान परिषद का, कई वर्षों तक मैं रिपोर्टिंग करता रहा टीवी रेडियो के लिए। विधानमंडल समाचार इतना मतलब प्रॉम्प्ट, इतना विश्वसनीय चीज की, तो कई अखबारों, संसार लोक हो, और जिले में रिपोर्टिंग का हो तो दैनिक जागरण हो, तो नवभारत टाइम्स हो, तो जनसत्ता हो,
कई लोगों से मैं प्रभावित भी रहा उसमें, रचनाकारों से भी। तो वो उसमें बड़े बड़े नाम हैं, अक्षय कुमार जैन जी हैं, उसमें राजेंद्र माथुर जी हैं, उसमें अभी राम बहादुर राय जी भी हैं, उसमें प्रभाष जोशी जी हैं जनसत्ता के, उसी में जो है वो अक्षय कुमार जैन जी नवभारत टाइम्स बताया। और इस तरह फिर यहाँ के अखबार रहे, तो दैनिक जागरण से भी जुड़ा रहा लंबे समय तक। और फिर एक संसार लोक अखबार था, तो यहाँ दैनिक अखबार लखनऊ में, तो उससे जुड़ा और लंबा कालखंड है। पर ये पत्रिका जो है इसमें भी मुझे संस्कार भारती के श्रद्धेय योगेंद्र कुमार बाबा जी, तो उनका योगदान रहा कि मैं कला और संस्कृति की जो अखिल भारतीय संस्था है संस्कार भारती, उसकी पत्रिका है, मुख्य पत्रिका केंद्र लखनऊ है, तो उसका अभी तक संपादन कर रहे हैं। 2010 में आया था योगेंद्र नाथ योगी जी और बजरंग सिंह तिवारी जी, उनसे मैं उनके साथ काम किया। फिर मैं प्रभात जी, तो मैं आपके जीवन संघर्ष के जो इन किस्सों को, इन पन्नों को खोल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को इसने बहुत प्रभावशाली बना दिया है। बहुत कुशाग्र, हर एक क्षेत्र में कुशल वक्ता, कुशल संचालक, कुशल लेखक, कुशल साहित्यकार, एक सधा हुआ व्यक्तित्व बना दिया है और बहुआयाम है आप में। तो ये पत्रिका मेरे पास है आपकी, और भगवान श्री राम का जो इसमें मुख्य पृष्ठ है इसका, तो इस पत्रिका को आप काफी समय से चला रहे हैं, मैं सही हूँ? हाँ। तो इसके बारे में आपके कुछ संस्मरण हो, जब कोई ऐसे चैलेंजेस आए हों इसको निकालने में, और कुछ नया आपको सीखने को मिला हो, तो इस पत्रिका के बारे में हमें कुछ। देखिए, ये तो भगवान राम है। हाँ। अब ये चैलेंज तो जैसे पत्रिका का अंक बन रहा है जी, और बनते बनते पत्रिका का अंक जैसे हमारा बना, तो अब ये चित्र जिस समय बना, तो उस समय तो वहाँ अयोध्या में 22 को था जी, और मुझे ये 22 जनवरी और ये फरवरी का अंक है जी। तो इस चित्र की उपलब्धता में संघर्ष तो रहता ही, वो संघर्षों के बाद मिला ये। और मुझे गर्व इस बात का है कि मेरी कला कुंज भारती सबसे पहले आई, क्योंकि वो 3-4 दिन पहले छप जाती है। उसके बाद 5 जन ने, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र है, उस पर भी यही चित्र, मतलब इसी तरह की, उसी विग्रह का चित्र था, और वही चित्र इसी तरह का 3 दिन बाद इंडिया टुडे के कवर पर था। तो अंदर से संतोष मिलता है। और संघर्ष तो साहित्यिक जीवन में, मेरे और व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष कदम पर थे। अब फिर कैसे कर लेता हूँ, तो मुझे किसी का शेर याद आता है कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिश में। हवादिश कहते हैं तूफान, जो समुद्र के तूफान के थपेड़े। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिश में, अगर आसानियां हो तो जिंदगी दुश्वार हो जाए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो इस संघर्ष के सिलसिले में तो किसी का शेर है, तो मैं चौंक आता हूँ, कहाँ से ऊर्जा मिलती है, कहाँ से खलल आपके अंदर, और इस खलल को पूरा करने की ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो आप जैसे व्यक्तित्व तो जब मिलते हैं और कभी कुछ कुरेद देते हैं, तो होता है। तो फिर किसी का शेर मैं अपने पिता से सुनता रहा हूँ, तो उसमें उनका शेर आता है, कहते हैं कि हर रह गुजर पे क्षमा जलाना है मेरा काम। हर रह गुजर पे क्षमा जलाना है मेरा काम, और तेवर हवा के क्या है ये मैं देखता नहीं, तेवर हवा के क्या है ये मैं देखता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही। ये संघर्ष तो जीवन भर रहे, पत्रकारिता में भी रहे, इसमें भी रहे। अब इसको टाइम पर निकालना एक चैलेंज है, पर मैंने एक्सेप्ट किया है। तो सबसे दुष्कर कार्य तो समय पर रचनाकारों से रचनाएं मांग लेना। फिर भी सब ईश्वरीय कार्य है, और कोई ऊर्जा है जो हमें इसको कराती है, इस सब काम को पूरा कराती, माँ की कृपा है। और आप जैसे शुभेच्छु, हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, मतलब आप सदस्य, तो वो लोग हमारे लिए प्रेरणा का जो है स्रोत बनते हैं, प्रेरणा की बिजली बनते हैं। वही उसी से शायद कर लेता हूँ मैं। तो इसमें ये जैसे मैंने कहा ना कि फिर लगता है आपका एक स्वाभाविक प्रश्न होगा, कि ये जो है आप ये करते हैं, इससे क्या फायदा, क्यों मेरा करते प्रश्न हैं? आपने कैसे बना लिया? नहीं बना नहीं लिया, वो यही कवि का है सहज। उसको फिर
परमाणु विज्ञान का वो विषय मैं दूसरा आती है। इस पर अभी। फिर वह परमाणु विज्ञान पर पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये है भाई, वो क्या है, वो कहते हैं कि मैं क्यों करता हूँ, क्यों करता है, हाँ, तो क्यों करता है, तो फिर एक शेर किसी क्यों शायर करते का, हैं? हाँ क्यों, अब ये दिमागी खलल ही है। लोग कहते हैं कि ये लोग क्यों करते हैं। अरे भाई ये दिमागी खलल ही है। और उस शायर को के शब्दों में मैं कहूंगा, जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, स्वागत है। मेरे वालिद ने, मतलब वालिद माने पिताजी ने, मतलब जो है वो, मेरी उर्दू पर ना जाइएगा, ये अखबारी आम फहम भाषा नहीं, ये तो ज्ञान हाँ, है। तो उनका ये, उनसे उनके मुंह से सुना था कि जो है वो कहते थे कि मंजिल मुझे मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल मुझे मिले न मिले इसका गम नहीं, इसका गम नहीं। अरे मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। वाह वाह, तो मैं मंजिल की जुस्तजू में अपना कारवां लेके चल रहा हूँ, कहाँ जाना, कहाँ से आना, क्या है, बस चला जाता हूँ हंसता खेलता। तो यही दिमागी खलल है जो इस पत्रिका को समय पर निकालने के लिए, और मैं अपने आप को खपाता हूँ, अपनी नींदों को खपाता हूँ, अपना समय खपाता हूँ, आराम के समय और को खपाता सबसे ज्यादा तो सच्चाई है, अगर स्पष्टता कहूँ तो प्रकारांतर से मेरे बच्चे, मेरा परिवार इसकी कीमत चुकाता है। सच बात ये, उनका समय, और फिर कभी कभी मैं स्वास्थ्य की कीमत पर भी करता हूँ। मैं हमेशा कहूंगी कि जैसे जब मैं गोष्ठियों में जाती हूँ, मैं गई शुरू से लेके अब तक जब भी, तो ऐसे ऐसे रचनाकार मुझे मिलते हैं, ऐसे लगता है कि माँ सरस्वती ने कितना कुछ हुनर देके भेजा हुआ। हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं होते हैं। हम जब मैं स्वयं को देखती हूँ, स्वयं को व्यक्तिगत अनुभव करती हूँ, तो कितना सीखना है हमें इनसे, लेकिन वो मंच पर कहीं नहीं है। वो डिप्रेशन में जा रहे हैं धीरे धीरे करके। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बहुत से ऐसे पुराने साहित्यकार हैं, लखनऊ में भी हैं, बाहर भी मिलते हैं, वो उनके अंदर एक दुख बैठा हुआ है इतना खूबसूरत सृजन करने के बाद। तो मतलब ये क्या विसंगति है, इसको ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे आप? क्या विसंगति है? देखिए दो चीजें हैं कि अच्छा लिखो, हाँ, आप बिल्कुल, ये तो दुर्गुण है। इसका अर्थ यही है कि एक साहित्यकार ईर्षा बस दूसरे की टांग खींचता है। अरे भाई लकीर किसी की छोटी मत करो। आप उदात्त हृदय नहीं रखते हो, अगर दिल बड़ा नहीं है तो दूसरे की लकीर छोटी ना करो, अपनी बड़ी लकीर खींचो। तो इसीलिए ये सब खींचतान, उठापटक, ये सब कवि सम्मेलन और गोष्ठियों में होती है। पर ये सब अच्छी सदाशयिता की भावना से चित्त लोग हैं, वो संवेदना नहीं है, तो वो रियल साहित्यकार नहीं है। वो साहित्यकार होने का अभिनय कर रहे हैं या मुगालते में हैं, आत्ममुग्धता के शिकार हैं। अब ये कह सकते हैं, अब हाँ ठीक है, मेरी बातों से हो सकता है। अब थंबनेल देख लीजिए, मंचों के थंबनेल देख लीजिए आप। बिल्कुल, क्या मतलब मैं क्या बोलूं कि आज इन्होंने इनको ये कहा, चुटकी ली कवि ने, मतलब साहित्य कहाँ जा रहा है इससे? अच्छा तो फिर बॉलीवुड को खराब क्यों कहा जा रहा है? नहीं, दो तीन चीजें हैं। देखिए इसमें ये अनुचित है, क्योंकि कविता संस्कारों को परिष्कृत करती है। सही बात है, कविता संस्कारों को परिष्कृत करती है। ये कहें कि समाज और मनुष्य को संस्कारशील बनाती है। कविता तो जब उसको संस्कारशील बनाती है, वो स्वयं संस्कारित नहीं होकर और कविता के माध्यम से संस्कारहीनता दी जाती है, तो ये बड़ी ही बौनी बात है और बहुत छोटी बात है, बहुत ओछी बात है। इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। मंचों से कविता दूर हो रही है, हथौड़पन। पता है मंच जब तैयार किए जाते हैं तो क्या बोलते हैं जो मंच तैयार करते हैं कि एक ग्लैमर होता किसी का, मतलब अब कवित्री तो जानते हैं कवित्री क्यों ढूंढी जा रही है। कवित्री इसलिए नहीं कि वो कविता में बड़ी है, इसलिए कि वो ग्लैमर उसमें है, तो मंच हमारा ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो ये दोष हमारे फिल्मी पर्दों से और ये जो सोशल मीडिया के आए हैं, यूट्यूब वगैरह, इनके माध्यम से आ रहा है। तो साहित्य को ये सीढ़ी क्यों चाहिए? पर अब यही तो, इसीलिए तो रियल साहित्य जो है, वास्तविक साहित्य, गिने चुने दो तीन नाम हैं और वो खत्म हो रहा है। हाँ, वो टूटे हुए हैं अंदर से, हाशिए पर पड़े हैं। और जो है वो द्व्यर्थिक बातें करने वाले, अश्लीलता की बातें करने वाले, श्लीलता और अश्लीलता के बीच में झीना पर्दा भी नहीं रखते हैं। तो ऐसे लोग नोक-झोंक जो वो मंचों पे आप देख लीजिए, कभी कभी तो मन करता है कि लाफ्टर चैनल की तरह बदला जा रहा है। तो ये सब दोष तो समय का तकाजा
तकाजा है। पर यहाँ एक बात मैं गंभीरता पूर्वक शालिनी जी कहूँगा, मैंने कहीं नहीं कही है, पर आपके इस मतलब जो है सीरीज में जरूर कहूँगा। साहित्यकार और कवि मंचों पर जो आते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि डिमांड है दर्शक की, श्रोता, सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी नहीं, दर्शक और श्रोता की मांग है। तो हम प्रोडक्शन नहीं है, हम संस्कार देने वाले अलग हटकर हैं। तो उसमें यह है कि दर्शक की, पाठक की रुचि विकृत हो रही है, वो कारण समाज के हैं। यही सोशल मीडिया और ये आपके टेलीविजन और दूरदर्शन, उनमें अच्छी चीजें भी तो हैं। हाँ जी हाँ। तो अब देखिए साहित्यिक वो तो है, अगला सवाल उसी पे ले लीजिए। तो उसमें रुचि विकृत करना, हमारा मानना है कि जो हितकर है उसके लिए आप स्वयं साहित्यकार, रचनाकार रुचि परिष्कृत करने का काम करें। वो रुचि मांग उनकी कुछ भी हो, मरीज हैं और रुग्णता है समाज में, संस्कारों की हीनता की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको डायबिटीज, आप रसगुल्ले मांग रहे हो, अब बताइए, तो डॉक्टर तो आप उल्टे दे रहे हो, तो ये नहीं ठीक है। ये इसमें तो ये वर्जना है भाई, संदेश भी हो कविता में, उपदेश भी हो। हाँ, एक क्लियर लाइन हो ना कि अब ये साहित्य है, ये प्योर साहित्य है। अब जिनको साहित्य सच में सुनना है तो फिर वो इधर क्यों आए? नहीं, ऐसा नहीं। अभी देखिए हैं लोग, पर वो कम उनको बुलाया जाता है। अभी भी कीर्ति काले हैं, हिंदी साहित्य में कवित्री हैं, बहुत बढ़िया लेखन कर रही हैं, और कविता ही साहित्य ही देती हैं। आपके हरिओम पवार जी हैं, वो कविता ही देते हैं, है ना। कमोवेश इसी प्रकार से अभी कुंवर बेचैन जी अभी भी गए हैं, बहुत है, लेकिन उन्होंने हमेशा कविता दी है। मतलब मनोरंजन भी है, उपदेश भी है, ज्ञान भी है, और कविता है, हृदय के पॉजिटिव मनोरंजन। जी हाँ, सकारात्मक। तो सृजनशीलता अगर मर्यादा की लक्ष्मण रेखा संस्कृति की नहीं रहेगी तो बाढ़ की पानी की तरह है, पर नदी के तट की तरह इसके अंदर तटबंधों का इंतजाम होना चाहिए, और वो कोई बाहर से थोड़ी करेगा। तो हमें आपके अंदर ज्ञान हो और हम उसकी साधना करें। पर कविता साधना नहीं होता है, कविता तो इस समय खाने कमाने का एक जरिया है। किस तरह के कवि आ रहे हैं, किस तरह की कविता, आप ही समझ रहे हैं। हाँ, और वो कुछ लोग हैं वही जो हैं ऊपर बैठ करके वही सब खरीद फरोख्त हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप समझ सकती हूँ। हाँ, मैं समझती हूँ। राजनीति मंचों पर जितना अच्छा, जितना मीठा बोलते हुए सुने जाते हैं, और राजनीति अगर करनी है तो राजनीति में आया जाए ना, फिर खालिश राजनीति की जाए। वो कहने को है कि हाँ मंच पे, अच्छा, बिल्कुल सही कह रही, राजनीति अंदर जबरदस्त राजनीति है। वो मेरे खेमे में है, आप मेरे खेमे में हो, वो मेरे खेमे में। अच्छा, इस हाँ, तो ये गुटबाजी या अपने समूह या अपने कबीले का हिसाब आप लेकर चल रही। शायरी में भी होता है, इसमें भी होता है। पर हम इसमें एक चीज और जोड़ना चाहते हैं। जोड़िए। देखिए, कवि और साहित्यकार समाज का जो है वो मार्गदर्शक होता है। उसको राजनीति के इस या उस पक्ष या बात के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, जहां भी प्रिय है, अच्छा है, उसको आप संप्रेषित करिए, महिमा मंडन करिए, और जहां खराब है उसको खराब कहिए। अगर कवि और साहित्यकार जनता की आवाज नहीं बनेगा और शासन सत्ता के दुर्गुणों को नहीं कहेगा, तो फिर सचेत कौन करेगा? तो जगाना, मतलब सच बात यह है कि कवि और साहित्यकार इतिहास का निर्माता नहीं है ना, वो ढिंढोरची है, वही पत्रकार भी है। वो कहता है हटो बचो, हटो बचो, हटो बचो, इतिहास आ रहा है। वो इतिहास साहित्य में बना रहा है। वो कुछ समय के बाद बन जाता है, वो जब कई सौ साल बीत जाते हैं, 150 साल बीत जाते हैं, लेकिन वर्तमान में वो यही करता है। देखिए, कहने को तो हमारी समृद्ध परंपरा है। कवि सम्मेलन हमारा 102 वर्ष 3 वर्ष की परंपरा चल रही है। लोग अपने बच्चों से कहते थे कि जाओ और नए शब्द सीख करके आओ। हाँ, तो अब क्या सीख रहे हैं वो? अब सवाल ये है कि हरिवंश राय बच्चन, गोपाल दास नीरज, और या उसके पहले गोपाल सिंह नेपाली हैं, और कैसे कैसे नाम लूं, रमानाथ अवस्थी हैं, एक बहुत अच्छा नाम है, शिवमंगल सिंह सुमन हैं, और वो शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, और कि जो है, और उसके साथ साथ एक बहुत चर्चित नाम है रामावतार त्यागी है ना, रमानाथ अवस्थी, मैंने नाम लिया। तो इस तरह से भारत भूषण है, किशन सरोज अभी भी कुछ लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो क्यों नहीं है, लोग ऐसा नहीं। पर मैं ये चाहता हूँ, अच्छा, एक और झगड़ा है, जो शिक्षक के जो एकेडमिक स्थानों पर बैठे हैं वो मंची कवियों को कवि नहीं मानते।
भाई ये धारणा बिल्कुल सत्य है और ये सही भी है। अच्छा, और एक चीज और है, कहते मैं निष्पक्ष कवि हूँ, निष्पक्ष पत्रकार हूँ, निष्पक्ष पत्रकारिता है। नहीं, हम नहीं मानते। हम इस बात का मतलब प्रतिवाद करते हैं जी। हम संवाद, वाद, संवाद, प्रतिवाद, मैं इसका प्रतिवाद करता हूँ। प्रतिवाद ये करता हूँ, है मेरी कविता की, कवि की एक पक्षधरता है। क्या है? शोषक के खिलाफ है, शोषित के पक्ष में है जी। असत्य के खिलाफ है, सत्य के पक्ष में है। रामधारी अनैतिक के खिलाफ है, नैतिकता के पक्ष में है। तो ये कहें तो वो भी ठीक नहीं, पर हम मौन हो जाएं, हम धृतराष्ट्र की भूमिका में आ जाएं, हम जो है वो भीष्म, तो अब ये सब तो आज के दिन तो संकल्पों का, अगर सच्चे साहित्यकार हैं तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा, इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा या भीष्म प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि ठीक है हम मार्केट के हिसाब से मार्केट के लिए लिखेंगे, पर हम सत्य की कविता का जो सही उद्देश्य है उसके लोक रंजन, लोक मनोरंजन और लोक के साथ उपदेश, उसके मर्म और संदेश सकारात्मकता के साथ अपना सृजन करें, वही सार्थक भूमिका साहित्यकार कवि की होगी। मंचों का भी परिष्कार हो और ये होना चाहिए। अब पर इसमें वही बात आती है कि बेटे संस्कार जो आते हैं वो ऊपर से नीचे को आते हैं, हम ही दे। हाँ। और निर्माण नीचे से होता है। अगर हम स्कूल की पुताई करेंगे तो हम ऊपर से शुरू करते हैं, तो ये संस्कारों का प्रणयन है। तो जो शिखर पर हमारी उत्तर पूर्व पीढ़ी के लोग हैं, हमारी पीढ़ी के लोग हैं, वो रचनाकार ये करें। और भाई ठीक है, आज उनके जीवन के योगक्षेम के लिए अर्थ बहुत प्रधान है, पर अर्थ से समझौता करके किस स्तर तक गिरना है, ये बात तो ये तो इसके लिए तो खुद तय करना पड़ेगा। एक पर्याप्त चुन लीजिए, आपको क्या चाहिए, कितना धन आपके मतलब सृजन के लिए चाहिए, आपको अब जीविका के लिए चाहिए, परिवार के ये जो लोग ऐसा करते हैं समझौते करके वो गलत करते हैं, जिस तरह के सिनेमा में गीत लिखता तो गीतकार है, तो फिर वो ये तो समझ ले कि कैसे किस सीमा तक क्या जाना है, अपनी जो है लक्ष्मण रेखा क्या है। अब तो फ्री एल्बम्स हैं तो उनमें कुछ भी लोग दिखा देते हैं, कहते हैं इनकी मांग के हिसाब से, लेकिन जब साहित्य पे आप आते हो तब तो इस बात का ध्यान रखो कि हाँ साहित्य कुछ तो इसे सीमाएं हो उसकी। हाँ, बुराइयों को दूर करने के लिए हमें स्वयं प्रयास करना चाहिए, और जो नैतिक सत्ताएं हैं, हमारे गुरुकुल हैं, हमारे अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, और एकेडमिक स्तर पर जो विद्यालयों में शिक्षक हैं, तो उन्हें करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ अभी आपसे बात करते करते मुझे ध्यान में आई, मेरे जहन में आई कि आपने एक चीज़ पर गौर किया कभी मंचों पर कि आप अच्छा लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप अच्छा गा लो मंच पे, क्या है ना, अगर आपको गायक को सुनना है तो आप गायक को सुनो, अरिजीत को सुनो, आप पलक मुंचाल जी को सुनो, आप सुनिधि चौहान को सुनो। क्या होता है, जो अच्छा गा ले रहा है कि हाँ ये अच्छी कवित्री है या ये अच्छा कवि है। नहीं मंच देखिए, वाचिक परंपरा में बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, और गोष्ठी में भी, और जबकि जो अच्छा लिख रहे हैं, भाई जो अच्छा लता जी लिख नहीं सकती थी, वो सिर्फ गाती थी वो। नहीं, आप बहुत सही बात कहें। तो ये दो देखिए, आप नापते कैसे हैं, मतलब आप क्या नाप रहे हैं? आप मंच पर हम आ रहे हैं साहित्यकार के रूप में, रचनाकार के रूप में, पर हम उन लोगों का जिनका गला सही है, जो अच्छा गा ले रहे हैं, करें ये अच्छा रचनाकार है, ये चल रहा है, और जो लिख रहा है अच्छा, उसको हाशिए पर डाल दिया जाता है। तो एक व्यक्ति के अंदर दो गुण तो बहुत विरले होते हैं ना जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, दो चीजें हैं। देखिए, प्रस्तुति करना मतलब आप तोल कैसे रहे हो? मैं चाहती हूँ, मतलब दूध को आप किलो में तोल रहे हो और आलू को आप लीटर में तोल रहे हो। नहीं, ये जो आप कह रही हैं हो ये रहा, ये अनुचित हो रहा है। और जो बात प्रस्तुतिकरण का है, तो प्रस्तुतिकरण का उसका, चूंकि वाचिक परंपरा की कविता, मंचों की बात कर रहे हैं, तो वाचिक परंपरा में प्रस्तुति का भी एक, क्योंकि ललित कला में है कविता वाचिक परंपरा में, तो अभिनयात्मक प्रस्तुतिकरण का सौंदर्य अलग है, पर सात्विक सौंदर्य होना चाहिए ना। वहां वो व्यक्ति दैहिक सौंदर्य देखता है, तो ये चीज जो है ये मनुष्य की दृष्टि दोष में है। पर अब इसके लिए सौंदर्यवान कवि या कवित्री वो क्या कर सकता है?
तो इसका दोष थोड़ी है। आप रचना को देखिए, आप रचना को देखिए, इसमें तो दो देशक है, रचना को मूल रूप से देखना चाहिए, रचना को मूल रूप से देखना चाहिए, उसको देख करके आपको नंबर देने चाहिए, उससे देख करके आपको उसको रचनाकार का क्या उसका स्तर है। नहीं, बिल्कुल है ना, मैं सहमत हूँ। मैं ये इतना ही कहना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा कि सूरज की रोशनी में एक खास किस्म की चिड़िया को जो है वो दिन में नहीं दिखाई देता है, तो इसमें सूरज की रोशनी का क्या कसूर है? इसमें तो चिड़िया की आंखों का दोष है ना। तो यही चीज है कि अपने लोग दूसरों के प्रति जो ईर्ष्या का भाव रखते हैं, जो अपने से अच्छा है, मतलब मेरे पास है जानकारी, ये अनुचित है। लोग क्या करते हैं, पता लगा बेचारा साहित्यकार हाशिए पे चला जाता सजल है, जी हैं, वो बहुत लोकप्रिय हो गई, और जो लोग जल रहे हैं वो पता लगा इनका फेसबुक अकाउंट ही हैक कर दिया। ऐसे मेरे दृष्टांत मालूम है। अब कौन करेगा, क्यों करेगा? पता लगा व्हाट्सएप ग्रुप भी, उसका व्हाट्सएप भी हैंग हो गया। तो ये सारी चीजें उनको डाउन करने के लिए, नेपथ्य में डालने के लिए और ये सब करते हैं। तो उन लोगों की दुकानदारी के कारण करते हैं, इसीलिए वो अपने खास कवियों को, और खास जैसा आपने कहा था वही कबीला, समूह, पार्टी, कंपनी, तो वो है, ये तो रहेगा मनुष्य की। या तो आप जी हुजूरी करो, आप हाँ में लाओ, जी हुजूरी करो आप जा करके। खाली जी हुजूरी नहीं, अनुचित समझौते करिए, अनुचित समझौते, ये बिल्कुल सही। तो अब आप ये समझिए, हाँ। बेबाक बात अगर कही जाए खुलकर, बेबाक ये है। अब पता नहीं आप ये चलाएंगे, हाँ। तो मुझे इसका कोई डर थोड़ी है कि इसको अच्छा लगे। नहीं नहीं, तो सच ही कहना है ना। नहीं, सच कह रहा हूँ, पर मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा हूँ, इंगित नहीं कर रहा हूँ किसी को। बट जो इसके अंदर है उसको आप बाहर निकाल रहे हैं। जो सच्चाई हो रही है, तो हम नहीं भी कहेंगे तो सच्चाई है। तो सच तो ये है, बिल्कुल है। हाँ। क्योंकि आप पहले तो हजी हुजूरी जी हाँ में हाँ, क्योंकि लोगों को बहुत बार सूरज पसंद नहीं आते, उपग्रह पसंद आते हैं जो आपके आगे पीछे डोलने वाले हों। तो अब मुझे हमेशा लगता है कि जब अहम ब्रह्मास्मि है, हमारे अंदर भी वही ब्रह्मा बैठा हुआ, तो जिनको समझौते करने करें, और जिनको अपने पर यकीन है वो, देखिए वो छिप नहीं सकते हैं। जो प्रतिभाएं मूल्यवान है, हाँ। अमूल्य प्रतिभाएं हैं, वो हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। वो उसके अंदर सदाकत हो तो सीने से दिल सीने से खिंचने लगते हैं वायस, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। तो वो हकीकत अपने आप आ जाती है, रियलिटी को कोई छिपा नहीं सकता बनावटी बात। मैंने लिखा था एक बार विवेकानंद को, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे कुछ उनसे सीखने को मिला, तो मैंने लिखा था कि उपहास करेगी। विवेकानंद जी ने कहा था कि 3 स्टेप होते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के जी, तो उससे इसको लिखा था कि उपहास करेगी ये पहले, प्रतिकूल डगर दिखलाएगी दुनिया, कि उपहास करेगी ये पहले, प्रतिकूल डगर दिखलाएगी, तेरे बढ़ते कदमों पर ये खंडित पाषाण गिराएगी। कोई आपकी बात है कि उपहास करेगी ये पहले, प्रतिकूल डगर दिखलाएगी, तेरे बढ़ते कदमों पर ये खंडित पाषाण गिराएगी। बहुत सटीक बात कही है। पर दृढ़ रहना, हाँ, तेरे बढ़ते कदमों पर ये खंडित पाषाण गिराएगी, पर दृढ़ रहना लक्ष्यों पर तू आवर्त कर्म के वशीभूत। क्या बात, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, पर दृढ़ रहना लक्ष्यों पर तू आवर्त कर्म के वशीभूत, अंतिम सीढ़ी बस स्वीकृत है, थककर दुनिया अपनाएगी। क्या बात है, बिल्कुल सतत आगे बढ़ने रहने की प्रेरणा देती। बहुत अच्छा कि उपहास ये स्टेप पड़ेगा आपको और प्रतिकार आपका होगा, लेकिन अगर आप अपने चीजों के प्रति सच्चे हो तो एक दिन उसे मानना ही पड़ेगा आपको। वो तो मनवा लेगी। हाँ, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। साहित्य में पठनीयता और श्रवणता, हाँ, साहित्यिक कार्यक्रमों के प्रति कम हो रही है। और कम ये हो रही है, इसके पीछे जो इंटरनेट है, लाइब्रेरी नहीं, ई बुक्स और कंप्यूटर और ये इंटरनेट और ये व्हाट्सएप, ये फिल्मी ई बुक्स, तो इसके कारण और भी हुआ है। तो विद्यालयों में पाठ्येतर सहायक जो कार्यक्रम होते थे उनका भी अभाव हो गया है। उसके पीछे बस्तों का बोझ है, अन्य अन्य कारण है, लेकिन कारण जो भी हो, ये व्यक्ति के अंदर साहित्य के संस्कार नहीं विद्यालय से आए, परिवार से नहीं आए, तो व्यक्ति उसको करता है। दूसरे मनोरंजन के लिए वो ज्ञान पिपासा, तो ज्ञान पिपासा नहीं होती है। बहुत कम लोग अध्यात्म की तरफ जाते हैं, बहुत कम लोग साहित्य की तरफ जाते हैं। तो जिनके अंदर साहित्यिक अनुराग होगा या ज्ञान पिपासा होगी वो आएंगे। पर ये सही है कि
उसके कई दोष भी हैं आयोजकों के। मतलब समय को की रफ्तार को देखते हुए छोटी गोष्ठियां हो समय की और समय का पालन हो। भाई दिल्ली वगैरह में देखता हूँ जलपान एकदम समय निश्चित है जलपान का, आधे घंटे पहले जलपान स्टार्ट। दिल्ली में ये सभ्यता विकसित हुई है आयोजकों की कि उसमें 3 बजे से फंक्शन है तो 2:30 बजे जलपान, 3 बजे शुरू, अब 6 बजे खत्म। वहाँ एक बंदा वहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि सबका अपना। और अब ये रात भर के जागरण के कवि सम्मेलनों का क्रेज भी खत्म हो रहा है कि आए बैठे हैं रजाई गद्दा या कंबल लेकर के और सर्दी में ना। अब तो वो हो गया कि 9-10 बजे खत्म, 5 बजे शुरू, 9-10 बजे आपको दैनिक जिम्मेदारियां भी तो निभानी है, सबको करनी है। तो आयोजक से लेकर कवि तक, तो इससे मेरा इसमें 2 ही तरीके मेरा सुझाव रहता है कि हर चीज के लिए व्यवहारिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल, और दूसरा युक्ति संगत अर्थात अप्रोप्रिएट। प्रैक्टिकल एंड अप्रोप्रिएट, व्यवहारिक और युक्ति संगत। तो ये योजक तत्व दुर्लभ है। अब जब आप करती हैं तो आप समय से सब शुरू करती हैं, तो ये गुण है, इसलिए इसकी शायद आप एक शिक्षक हैं, इसलिए उस समय की अनुपालना का बोध आपको है, अनुशासन है। तो ये जो आत्मानुशासन है, तो कभी को भी आत्मानुशासन में रहना चाहिए, मंचों पर भी, लेखन में भी, समय। तो मुझे लगता है कि अगर मेरी वजह से किसी का 2 मिनट भी ना खर्च हो तो मैं उसे पहले से ये बता दूं कि हाँ, लाइफ में कहीं भी अगर मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आ रही हूँ तो कि मुझे 5 मिनट लगेंगे रास्ते में, मुझे 10 मिनट लगेंगे, ताकि मैं आपके समय को, क्योंकि अगर आप इस समय मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो दे रहे हो वो समय है। जीवन का ये क्षण अब दोबारा कभी नहीं आएगा और ये आपने यहाँ पर इस कार्यक्रम के साथ बिताया है, तो ये बड़ी पूंजी है। मुझे चुना साक्षात्कार के लिए धन्यवाद। मैं कौन हूँ चुनने वाली, बस आप सभी बड़े हैं, उन सबको देखती हूँ, उनसे सीखती हूँ, तो बस आप लोगों के पचिन्हों पर चल रही हूँ, बस यही कोशिश है मेरी। तो हम आते हैं फिर से। तो प्रभात जी, आपने बहुत सारे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में पत्रकारिता की है आपने। जी। जैसे दैनिक जागरण है जो जुबान पे है सबकी, दैनिक जागरण, स्वतंत्र भारत, नव चेतना, और बहुत सारे हैं, अमर उजाला, जनसत्ता, ये सब सारे, मतलब जितने भी है समय लोग पढ़ते हैं उन सब में आपने पत्रकारिता की है। तो कोई ऐसा अनुभव रहा है आपको किसी बड़े नेता या कोई बड़े व्यक्तित्व से, कभी आपकी कोई भिड़ंत हुई हो, कोई ऐसी घटना हुई हो जो आप साझा करना चाहें दिमागी खलल में? नहीं, देखिए बात तो सही है, कभी न भूलने वाला मेरा तो एक वाकया है। भारत की जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के साथ मेरा प्रसंग हुआ जी, और बात है ये 1977 की। हम जरूर सुनना चाहेंगे। तो बात ये है कि मैं अमर उजाला, उसके दैनिक जागरण के लिए काम करता था, और श्रीमती गांधी नेता विपक्ष की थी, जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की केंद्र में सरकार थी। कौन सा समय था ये 77 की बात है, 1977-78 की बात है जी। तो श्रीमती गांधी, मैं जागरण के लिए काम करता था, तो श्रीमती गांधी सीतापुर में यूथ कांग्रेस का स्टेट का सम्मेलन करने आए। तो वहाँ PWD डाबंगले में उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी। मैं उस समय समाचार भारती नाम की जो एजेंसी थी उसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्टर था जी। हमारी ज्ञानेंद्र शर्मा जी यहाँ हैं अभी, तो उनका बड़ा प्रोत्साहन मुझे मिलता था। मैं जिला का संवाददाता था समाचार भारती का जी। तो इंदिरा जी से सवाल पूछा, तो इंदिरा जी, सवाल ऐसा था कि जो मेरे मन में आता था कि ये गलत बोलती है, अब मैंने सवाल पूछा। कुशल वक्ता तो आप ही है। नहीं, तो सवाल पूछा, अब सवाल पूछा तो उसके अंदर फिर वो टालने की कोशिश की उन्होंने। बड़ा रोचक प्रसंग है वो, 2 मिनट का है, 1 मिनट का नहीं, आप प्लीज बताएं, हम चाहते हैं जानना। तो श्रीमती गांधी मुझसे, मतलब मैंने सवाल ये पूछा कि आपके, पहले तो मैंने उनको एक हल्का सवाल दिया, और हल्का सवाल ये था कि श्रीमती गांधी जी, आप जैसा कह रही हैं कि अराजकता का माहौल था और इमरजेंसी आपने लगा दी, आज भी आप कह रही हैं कि बिहार में दलितों की, औरतों की इज्जत सुरक्षित नहीं है और देश में सरकार नाम की चीज नहीं है, और जनता पार्टी को आप कोस रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, और सब अराजकता फैली चारों तरफ है। तो आपने इन्हीं सब कारणों के लिए आपातकाल लगाया था। तो क्या आप समझते हैं कि आज भी आपातकाल की जैसी जरूरत
महसूस करती हैं। दोबारा लगाए आप, मतलब ये सरकार लगाए। तो उन्होंने पलट के तुरंत अटेंशन करके कहा अभी नहीं कभी नहीं। हाँ, ये कहा अभी नहीं, क्यों, हालांकि वो गलती मान चुकी थी, माफी मांग चुकी थी। उन्होंने कहा अभी नहीं कभी नहीं। वो एक बीमारी थी, उसके लिए कड़वी दवा देनी पड़ी, वो ऐसे ऐसे देनी पड़ी, अब नहीं जरूरत है। फिर मैं अपने रियल सवाल पर आया। हाँ, क्या था रियल सवाल आपका? तो मेरा रियल सवाल था कि मैडम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कभी सांप्रदायिक दंगों के लिए आपके द्वारा गठित किए गए जांच आयोगों के द्वारा आरएसएस क्या कभी दोषी पाया गया? तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया, मेरे सवाल को टाल दिया और उन्होंने उसको अनसुनी कर दिया। कठिन सवाल आपने पूछा, कठिन सवाल। तो वो रोज दिन रात कहती थी रेडियो से संघ सांप्रदायिक है, संघ सांप्रदायिक है। अच्छा। तो जब जांच आयोग में दोषी नहीं पाएगा तो मेरे अंदर था कारण क्या है? तो उन्होंने उस सवाल को अनसुना किया। और अनसुना करते हुए बड़े लीडर की एक ट्रिक होती है, उन्होंने काजू की प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई और कहा लीजिए लीजिए काजू लीजिए। अच्छा। तो मैं प्लेट अपनी तरफ खींच रहा था, वो प्लेट छोड़ नहीं रही थी, उनका मकसद था काजू उठाओ। मतलब सवाल मत पूछो। तो मैंने नमकीन काजू हाथ से उठाए और चुपचाप मैंने पॉकेट में रख लिए, जैसा मेरे गुरु ने सिखाया कि जब सब पत्रकार खाने पीने में लगे तब आप अपना सवाल करो, क्योंकि वो सवाल तुम्हारा मौलिक छपे और कहीं ना छपे, कोई सुन ही ना पाए। जब ये मैंने किया तो उन्होंने मुझे जो है रख लिया और प्लेट छोड़ दी, मैंने प्लेट रख दी। फिर मैंने वही सवाल, फिर दूसरे के सवाल हुए, फिर मैंने वही सवाल फिर किया। तो इस बार श्रीमती गांधी ने, तब तक कॉफी आ गई थी, तो उनके तरफ काफी 3 रखी गई। एक तरफ मोहसिना किदवई जी थी, एक तरफ नारायण दत्त तिवारी जी नेता प्रतिपक्ष थे उस समय, और बीच में इंदिरा गांधी थी। अच्छा। तो उन्होंने अपनी कॉफी उठाई और उसका जो है वो जैसे ये हैंडल मेरी तरफ किया और मुझको कहा लीजिए लीजिए कॉफी लीजिए। मतलब फिर वही उन्होंने किया, मुझको लालच दे पहलाने फुसलाने की बात करने लगे। ज्ञानेंद्र शर्मा जी ने मुझको पीछे से हाथ बकअप किया कि जरूर सवाल जरूर पूछो, सवाल बनता है। तो मैं बराबर सवाल तब फिर मैंने कॉफी ले ली और मैंने फिर अपने सामने मेज पर रख दी और फिर एक दूसरे पत्रकार के सवाल को, उन्होंने हल्के सवाल को ले लिया। फिर मैंने तीसरी बार जब किया तो उन्होंने धमकाने की कोशिश की मुझे। अच्छा। हाँ, और धमकाने की कोशिश इस तरह की कि उन्होंने तिवारी जी जो एक्स सीएम थे नारायण दत्त तिवारी, वो हमारी तरफ देखते हुए उनकी तरफ देखा और कहा यंडी। तब मुझे रोमांच हुआ रहा, जिस तेजी में गुस्से में उन्होंने कहा, मतलब उनका इशारा साफ था, वो कहना ये चाहती थी कि ये पत्रकार को पहचान लो, कल को जब तुम सत्ता में आना तो इसको खा जाना। लेकिन मैं मेरे ब्यूरो चीफ स्टेट के ज्ञानेंद्र शर्मा जी, उनकी पत्रकारिता की निष्ठा, वो भी सूचना आयुक्त होकर रिटायर हुए हैं और संयुक्त संपादक रहे हैं, हिंदुस्तान में रहे हैं, नवभारत टाइम्स में भी बहुत अच्छे पदों पर रहे हैं, जागरण में भी, बड़े बड़े अखबारों में नाम है ज्ञानेंद्र शर्मा जी का। मुझे सौभाग्य है कि मैं उनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का मौका मिला। तो खैर, तो इंदिरा जी ने उनको कहा यंडी, तो यंडी ने मुस्कुरा दिया, वो हमको देखा, हमने उनको देखा, मैं झुका नहीं, उन्होंने पीछे से फिर हाथ लगाया कि तुम पूछो। तो मैंने फिर पूछा, जिद्दी पत्रकार है। अब हाथ में नमकीन लगी, वो मैं झाड़ रहा हूँ ऐसे और उधर श्रीमती इंदिरा गांधी को जो है मैंने चौथी बार प्रश्न फिर से उठा दिया आपने। जब जैसे पत्रकारों के सवाल खत्म हुए, मैंने सट से कहा, मैडम मेरा सवाल, जांच आयोगों में दोषी आरएसएस कभी पाया गया? तो श्रीमती गांधी ने पलट के कहा कि कभी नहीं। जैसे ही उन्होंने कहा कभी नहीं, वैसे मेरे फिर आप रोज के कहती हैं कि आरएसएस सांप्रदायिक कार्यों के लिए दोषी है, किस आधार पर कहती हैं? जब मैंने ये सवाल किया तो श्रीमती गांधी ने बड़े सौम्य होकर और सरलता से मुझे अपनी मुस्कान से आकर्षित करते हुए, मतलब उसमें उनका बड़प्पन भी है, मेरा जिद्दीपन है तो उनका बड़प्पन भी है और उनका धमकाना भी है।
माने उसी इंदिरा गांधी में कि ये मानेगा नहीं अब ये। आपातकाल लागू करने वाला जो है गुण भी दिखा, धमकाने वाला, क्योंकि प्रेस पर सेंसरशिप लगा चुकी थी, प्रेस को कुचल चुकी थी, जेल भेज चुकी थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं मानती हूं कि गोडसे आरएसएस का सदस्य नहीं है, और ये भी कहा कि जांच आयोग में संघ कभी सांप्रदायिक दंगों में दोषी नहीं पाया गया। फिर हमने जब कहा कि फिर आप रोज कैसे कहती, तो श्रीमती गांधी ने कहा कि मैं मानती हूं कि जो है वो गोडसे आरएसएस का सदस्य नहीं था, और गोडसे आरएसएस का सदस्य नहीं था, लेकिन संघ की जो शाखाएं लगती हैं, संघ का जो काम करने का तरीका है, उससे सांप्रदायिकता का वातावरण बनता है, और वो वातावरण समाज में सांप्रदायिकता फैलाता है, जिससे दंगे होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि संघ सांप्रदायिक कार्यों के लिए दोषी है। पर अब ये खबर जब भेजी तो मेरे प्रेस के जो एडिटर थे कानपुर में, दैनिक जागरण के, उन्होंने कहा ये कह ही नहीं सकती है, कल कानपुर आएंगी इंदिरा गांधी और मना कर देंगी, खबर बेकार हो जाएगी। तो तब ट्रंकाल बुक करते थे, मैं ट्रंकाल बुक कर रहा था। मैंने कहा दद्दू, मुझे याद है सोमदत्त शर्मा थे वहाँ डेस्क पे समाचार संपादक, तो हमने कहा दद्दू लिख लीजिए, पूरी बात लिख लीजिए, फिर आप अपना करिएगा, क्योंकि ट्रंकाल मुश्किल से मिली। तो उन्होंने फिर लिखा कि बोल बच्चा बोल। मैं फिर बोला तो उन्होंने लिखा। अब जब अखबार आया सुबह, तो मैं सवेरे सवेरे उसको जो है देख रहा हूँ कि मेरी खबर कहाँ चली गई। और मैं खबर देख के गुस्से में अखबार को किनारे रख दिया कि मेरी तो खबर नहीं, क्योंकि मेरे पन्ने पर नहीं, सीतापुर के पन्ने पर नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ कहीं नहीं, तो दिखी नहीं। तुरंत जो है पता लगा, वो एसडीएम साहब आ गए और अखबार लिए हुए, वो कहते मिठाई खिलाओ, तुम्हारी तो खबर नाम से लगी और पहले पन्ने पर लगी। अच्छा। तो मैंने अखबार उठाया तो देखा साइड में बैनर लगा था और लिखा था बॉक्स में कि संघ सांप्रदायिक कार्यों के लिए दोषी नहीं, इंदिरा गांधी ने स्वीकारा। लेकिन दूसरे दिन वो गई कानपुर और मेरी खबर क्लिक की, मैंने दूसरी हेडिंग थी, सब हेडिंग बोलते हैं, टॉप पर खबर लगी थी, मैं अंदर खोज रहा था। तो मैं प्रसन्न हुआ। फिर मैं ये इस तरह के तमाम दृष्टांत हैं, पर भिड़ंत में तो राज नारायण जी मशहूर थे, और वो सब चीजें लंबी हो जाएंगी, लेकिन ये काफी है जी। तो बहुत रोचक रही और बड़ा अच्छा अनुभव हम लोगों को भी सुनने को मिला। लेकिन मैंने आपकी बातचीत से ये देखा कि किस तरह से उनके अंदर सारी टैक्टिक्स थी। आपको उन्होंने पूरी तरह से एक छोटा सा, जैसे साम दाम दंड भेद इन राजनीतिज्ञों को पता होता है ना, कि कैसे कैसे, तो कि छोटे से टाइम पे आपको कैसे, पहले तो उन्होंने देखा कि आपको डरा के या आपको पहले तो बरगला के, लेकिन जब जाना कि ये बंदा नहीं मानेगा, तब उन्होंने सौम्यता से अपना पासा पलटा और उसका उत्तर दिया कि बिना उत्तर मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने माइंड को उस वक्त तक मेकअप कर लिया कि इसका जवाब कैसे दे, बिकॉज जवाब नहीं देंगे तो छपेगा नहीं, जवाब देंगे तो छपेगा, तो और उसको मैं दूसरी तरह से टर्न करके आंसर कर दूं, ताकि इनडायरेक्ट वे में। पर पत्रकारिता के अंदर मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं था। हाँ, तकलीफ थी, आपातकाल में उन्होंने गलत काम किया, उसका मेरे प्रति मेरे अंदर बहुत आक्रोश था, मेरी जिंदगी की पढ़ाई में और उससे, क्योंकि भूमिगत रूप से मैंने काम किया था। और सच बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उसकी इतनी बड़ी कुर्बानी थी आपातकाल हटाने में, कि उनके लोगों के बीच में निकटता बहुत गहरी हो गई, और मैं एक तरह से उनका हो गया, या उनके विचारों से पूरी तरह नहा गया, या समझिए कि उनके विचार हमारे विचार हो गए, हमारे विचार उनके विचार हो गए, ये चीज़ हुई। पर आज पत्रकारिता में पूर्वाग्रह रहता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, सत्य, तथ्य और विश्वसनीयता, सच्चाई, वो उसका विलोपन हो रहा है। मर्यादा, पढ़े लिखे लोग आए, एथिक्स को लेकर आए, आचार संहिता के साथ, नियमों के साथ चले, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो क्या बोलते हैं, युग कलयुग है, और कलयुग क्या है कहेंगे, उद्दंड युग है, चल रहा है। जो सोशल मीडिया पर तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, झूठ भी परोस दिया जाता है, और अब तो एआई आ गया है, बड़ा खतरनाक है, फर्जी बड़ा। तो मैं कुछ ये समझूंगी कि आप संघ के साथ, आप चूंकि आपके इन प्रश्न और लगातार आप कला संस्कार भारती के साथ काम कर रहे हैं, कलाकुंज पत्रिका निकाल रहे हैं, तो मैं ये समझूं कि संघ के ज़्यादा नज़दीक हैं आप। तो उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक परिदृश्य में जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं अगर आदेश करें तो नाम लूँ, तो उनमें से किसी के साथ कोई संस्मरण हो तो साझा करें।
दिनेश शर्मा जी हैं, ब्रजेश नहीं पाठक नहीं, जी हैं। हमारे हम जो है बहुत सारे, ये तो हमारे सब अग्रज तुल्य मित्रवत हैं जी, वो ऐसी योगी बात जी, नहीं, पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ तो मेरा वो यहाँ से सांसद थे, मैं यहाँ का वो था, तो बहुत ढेर सारे हैं, पर उनका जो आत्मीय भाव है दिल पर कब्जा करने का, तो अटल जी का तो दुर्लभ चीजें हैं। वो कभी विस्तार में जाएंगे, पर वो पत्रकारों को दिल जीतते थे, लोगों का दिल जीतते थे, और अब दिल नहीं जीतते हैं, अब तो कुछ और ही होता है, उनको प्रलोभनों में जकड़ करके और अपना बना के मजबूर किया जाता है कि वो उत्तर को, प्रश्न को अपने थोड़ा सा शार्प, उसकी जो शार्पनेस है ना वो कम कर ले। वो ढेरों हमारे पास वो हैं, उसका जो नुकीलापन है चाकू का, कभी और वो कम कर ले, कभी और साक्षात्कार लंबा हो जाएगा। तो अच्छा, समय की अपनी मर्यादा भी है, और दिमागी खलल तो बहुत ज्यादा भरा हुआ है मेरे दिमाग में। वो पार्ट 2 में फिर चलता रहेगा। बहुत निपुण है निकलवाने में। तो कई सारे खलल, आप लगातार हमारी उन पर चर्चा आपसे हो रही, बातचीत हो रही, कई सारे खलल पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। तो संपादन का हो गया, पत्रकारिता का हो गया, राजनीति में आपने जो भी सब जगह जहाँ गए वहाँ आपने अपना जो तेज तर्रार और जो एक बड़ा चतुर वाकपटु जो व्यक्ति होता है उसकी आपने झलक सब जगह दिखाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं स्वाभाविक जैसा मंच पे तो मैंने आपको खुद ही सुना हुआ है, मतलब आप बिल्कुल भी कोई ऐसा लगता है कि बस आप खड़े हैं और लगता है कि वर्षों की तैयारी है, जबकि आप तुरंत बुला लीजिए और तुरंत इतना अच्छा आप बोलते हैं, और एक एक शब्द आपका जो है बहुत प्रभावशाली होता है, वो सुनने वालों श्रोताओं को मनमोहित कर लेता है। तो मैं ये चाहूंगी कि एक कविता का खलल भी आपके अंदर बहुत भरा हुआ है तो उसका कुछ प्रकटन करिए। उसी की छपास ने तो पत्रकारिता में ढकेला या फिसलन में रपट गया, मैं रपटीली राहें जो रही छपास की कारण ही आया। तो जो रपटते हैं बहुत बहुत दूर भी निकल जाते हैं बहुत बार। कविता देखिए, कविता में तो कुछ कविताएं विसंगतियों पर चोट करने वाली लिखता हूँ मैं, और जीवन को संदेश देने वाली कवियों को, तो जैसे मैं कहता हूँ और मोहब्बत की लिखी हूँ वो भी सुना दीजिएगा। मोहब्बत का तो ठीक है, वो अपनी जगह वो भी एक आपके विषय है। एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए पर हाँ, पर आज मेरे पास जो है डायरी वगैरह नहीं है, नहीं जो कुछ आपके याद। हाँ, तो पर ये है कि जैसे मैं मुक्तक में संदेश देता हूँ, क्या है कि पर पीड़ा है पाप जगत में वेदों का बेजोड़ कथन है, पर पीड़ा है पाप जगत में वेदों का बेजोड़ कथन है, और पर उपकार किए से ज्यादा उत्तम कोई और न धन है, और कुछ भी यहाँ न रहना शाश्वत क्षण भंगुर है, मिट जाना है, कुछ भी यहाँ न रहना शाश्वत क्षण भंगुर है, मिट जाना है, तो सुख बांटो दुख हरो सभी का, जीवन तो अनमोल रतन है। वही सुख बांटने का काम आप अपने इस दिमागी खलल है वित्त शालिनी सजल के साथ आपने साहित्य का विमल यहाँ प्रस्तुत किया है। वचन देकर कभी तोड़े नहीं जाते, वचन देकर कभी तोड़े नहीं जाते, अरे मीत अपने कभी छोड़े नहीं जाते, वचन देकर कभी तोड़े नहीं जाते, मीत अपने कभी छोड़े नहीं जाते, और देखकर तूफान के बदले हुए तेवर, और रुक कभी गंतव्य से मोड़े नहीं जाते, रुक कभी गंतव्य से मोड़े नहीं जाते, रुक कभी गंतव्य से मोड़े नहीं जाते। अब देखिए एक अगला मुक्तक है कि मैं एक कसौटी दे रहा हूँ, पर आप दीजिए कसौटी। शासन को आप कसिए जी कि शासन में जिसके खुशियों का संसार नहीं है, शासन में जिसके खुशियों का संसार नहीं है, और नीतियों में पुष्ट जिसके जनाधार नहीं है, और जनता की हिफाजत जो करने में अक्षम, जनता की हिफाजत जो करने में अक्षम, वादों से मुकर जाए वो सरकार नहीं है, वादों से मुकर जाए वो सरकार नहीं है। अब देखिए पत्रकार कैसे क्या है, तो डर जाए जो आतंक से वो कलमकार नहीं, डर जाए जो आतंक से वो कलमकार नहीं है, और मोड़े जो मुख सत्य से वो पत्रकार नहीं है, और जनता के दुख दर्द को जो लिख नहीं पाया वो कुछ भी हो मगर वो अखबार नहीं है, वो कुछ भी वो मगर वो अखबार नहीं है, जनता के दुख दर्द को जो लिख नहीं पाया वो कुछ भी हो मगर वो अखबार नहीं है। तो इस तरह से है। और कविता का उद्देश्य तो अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा को शिखर तक ले जाना है, तो उसमें
हिंदी क्या है उसकी दशा दिशा पर 4 पंक्तियां हैं, जी स्वागत है। चाहता हूँ कि हिंदी भारत तो भारतीयता की आन बान है, भारत तो भारतीयता की आन बान है। हिंदी भारत तो भारतीयता की आन बान है, अरे जनता की आत्मा है और स्वाभिमान है, और जन जन के प्राण प्राण में है जो बसी हुई। हिंदी हमारे राष्ट्र का गौरव निशान है, हिंदी हमारे राष्ट्र का गौरव निशान है। हिंदी की क्या दशा है? हिंदी है राजनीति की शिकार हो गई, और धारा संविधान की बेकार हो गई, और सोते रहे रहनुमा कुर्सी के मोह में, है राष्ट्रभाषा संसद में लाचार हो गई, है राष्ट्रभाषा संसद में लाचार। बिल्कुल सत्य है। और 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी में जब हिंदी लिस्ट लगाते हैं, ठीक है, अंग्रेजी का अपना महत्व है, दूसरी भाषाओं का अपना महत्व, उर्दू का अपना महत्व, हिंदी का, कि हिंदी का पोर पोर विधा आज घाव से, हिंदी का पोर पोर विधा आज घाव से, हो गया आहत हृदय विडम्बनाओं से, और कलम के सिपाहियों खामोश मत रहो, है राष्ट्रभाषा सिसक रही वेदनाओं से, है राष्ट्रभाषा सिसक रही वेदनाओं से। बिल्कुल सही है। कुछ इसी प्रकार की मैं कविताएं आप मतलब लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। देखिए बाकी देश हैं अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाते, बट हमारे यहाँ क्या है कि आप मतलब इंग्लिश कहते हैं ना कि वो उसे इंटेलेक्चुअल वैल्यू ज़्यादा देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं, वो सेकंड लैंग्वेज है केवल, बस जी। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं। तो पहले जो है अंग्रेज वहाँ पर शासन बहुत सारी महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, और ज्ञान है, लेकिन ज्ञान है, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए लोगों को, पर जो मातृभाषा है वो दूसरे राष्ट्रभाषा है भाई। माँ माई होती है, मौसी मौसी वो अपनी जगह है, पर जब राष्ट्रभाषा है तो राष्ट्र का स्वाभिमान होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आग्रही हूँ इस मामले में। तो कुछ और रसों पर, श्रृंगार रस पे आ जाइए। श्रृंगार मेरा विषय नहीं है। वो कभी लिखा हो, धोखे से पेन चल गया आपने धोखे से अधूरी रचना देना क्या ठीक रहेगा क्या? देखिए याद आ जाती है, जी बिल्कुल ठीक रहेगा। आप भाई नए आपका अधिकार है, आप संपादन कर लीजिएगा कि नए लोग भी सुनेंगे, सब तरह के रस होने चाहिए ना कि बादल से सघन हुए भावों के कुंज नए, रजनी है सोच रही पूनम को साथ लिए। बादल से सघन हुए भावों के कुंज नए, रजनी है सोच रही पूनम को साथ लिए। अधरों की लहरों पर इतराते गीत बने, अधरों की लहरों पर इतराते गीत बने। मिलना तो होता ना, मिलना तो होता, दर्शन तक होते ना, दर्शन तक होते ना, मिलना तो होता ना, दर्शन तक होते ना, हैं फिर भी वो कहते हैं आओ हम मीत बने। तो सुस्मृत की वेला में, सुस्मृत की वेला में मदकल से झूम चले। मदकल एक हाथी के बच्चे को कहते हैं। सुस्मृत की वेला में मदकल से झूम चले, हम भविष्य देख रहे किंतु वे अतीत बने। बादल से सघन हुए भावों के कुंज नए, रजनी है सोच रही पूनम को साथ लिए। तो अधरों की लहरों पर इतराते गीत बने, अधरों की लहरों पर इतराते गीत बने। ऐसे ही कुछ हमारा गीत है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा। और आपके मतलब पहली बार आपसे श्रृंगार सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। दर्शक भी इस श्रृंखला में मैं चाहती हूँ इस आगे कि कभी जो कविता है, पत्रकारिता है, संपादन है, तो लाइफ में जैसे आपने बताया कि आपका अखबार आर्थिक तंगी की वजह से रुक गया, तो क्या आपने इसको महसूस किया? बहुत सारे कवि, मैं स्वयं इसको महसूस करती हूँ कि बहुत बार हम न्याय नहीं कर पाते अपनी कविता के साथ। रहना चाहिए हमें कविता के साथ, रहते हैं हम अपनी रोजी रोटी के साथ। तो बहुत बार हमारी कविता जो है अकेले हो जाती है और वो बड़ी नहीं हो पाती है। तो कभी आपने इस दर्द को महसूस किया है? और ये आर्थिक जो दिक्कतें हैं वो कहाँ तक हमारे रास्तों में आती हैं? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। हाँ। जो ये तो रहेगी भाई। हाँ। वो कहा ही गया है। हाँ। जो है वो सरस्वती और लक्ष्मी का सामंजस्य कम बैठता है, पर संतुलन बना के चलना होगा। जैसे सरस्वती पुत्रों को जो है लक्ष्मी मैया की भी आराधना करनी चाहिए। और पहले तो लोग, समाज के लोग
मदद करते थे, अब वो सब भाव विलोपित हो गया, मशीनीकरण हो गया रिश्तों का, समाज के जो है तौर तरीकों का। और सच में इसमें तो कभी तो दिक्कत में ही रहता है, पर अब जिन्होंने समझौते किए हैं वो ऊंची कमाई कर रहे हैं, इस कविता को व्यवसाय का माध्यम बना लिया। पर हम लोगों के लिए, हम तो साधना का पथ है मान के चलते हैं, तमाम खट्टे मीठे सब अनुभव है, तो जो भी रास्ते में मिला ये भी सही वो भी सही, जो है वो है, यथार्थ में रहना चाहिए, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, सामंजस्य बना के चलना चाहिए। तमाम सारे से मित्र मिले, तमाम प्रिय मिले, सलाह देने वाले मिले, अग्रज मिले, इस पूरी यात्रा में, कविता की, साहित्य की, सृजन की यात्रा में आपको भी मिलते हैं, हमको भी मिले, तो उनको जरूर स्मरण करना चाहूँगा। मैं जैसा भी हूँ, मेरे बुजुर्गों का, गुरुओं का मेरे साथ आशीर्वाद है, मार्गदर्शन है। वही खास तौर से अगर मैं कहूँ तो स्वर्गीय रामकृष्ण संतोष जी जो है विश्वामित्र थे, उनका सहयोग, और गुरु के रूप में तो मेरे पिताजी ही थे, गणेश दत्त सारस्वत जी का, स्वर्गीय गणेश दत्त सारस्वत जी का सहयोग, स्वर्गीय श्याम सुंदर मिश्र मधुप जी का सहयोग हिंदी साहित्य में, उनका मार्गदर्शन सहयोग, और बंशीधर शुक्ल जी के पुत्र डॉक्टर सत्यधर शुक्ल जी का, उनका सहयोग, ये अप्रतिम है। अगर मेरे बाल सखा या मेरे अंतरंग मित्रों में कहें तो मैं कमलेश और मृदु जी, मैं अभी इसके बारे में पूछूंगी, तो पहले आप ये बताइए, आपके पिताजी जो है, अभी तक ऐसा कोई यहाँ पर गेस्ट नहीं आया है जिसके पिता भी कवि रहे हों, पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें खलल रहा हो, तो पिता की हाँ, खलल, दिमागी खलल मुझे विरासत में मिला है, सही। हाँ, दूर से आया हुआ है तो बड़ा लंबा खलल आप तक आया है। अरे बिल्कुल मेरे जो है दिमागी खलल मुझे विरासत में मिला है। हाँ, तो इस विरासत में आपके पिताजी की कोई रचना हो जाए अगर आपको याद हो। अरे क्या बात है, क्या बात, मैं चाहूंगी कि वो जीवंत हो जाए यहाँ पर। हाँ। देखिए, भगवान राम पर उन्होंने एक छंद लिखा है, बहुत जोरदार छंद है उनका, अवधि में है, और समय भी है इस समय, भगवान राम का समय हमेशा ही रहा, बस इस समय बहुत ज्यादा है। तो वो महिमा अवधि में गाते हैं। ये स्वर्गीय श्रीकांत शर्मा कान्ह जी के नाम से, कान्हा जी के नाम से कविता लिखते जी। तो वो कहते हैं कि जौने नाव केरे बूते माहुर अंगई का शिव, जौने नाव केरे बूते माहुर अंगई का शिव, भोले बाबा काशी मैया मुकुट कराए दे। जौने नाव केरे बूते माहुर अंगई का शिव, भोले बाबा काशी मैया मुकुट कराए दे। और पहलाद कहिया सांप पानी और पहाड़ तेने, आग माँ जरैते तरवार ते बचाए ले। पहलाद कहिया सांप पानी और पहाड़ तेने, आगे माँ जरैते तरवार ते बचाए ले। और जी के प्रभाव को पिरो पिपाओ अंगद जी, हनुमान फांदगढ़ लंक का ढाए दे। तो पानी माँ पहाड़ों उतराए गए जी के नाव, तो उन्हें भगवान राम बिगड़ी बनाए दे, तो उन्हें भगवान कान बिगड़ी बनाए दे। इस तरह का उनका रहा है। बहुत बढ़िया मौलिक लेखन है। और उनका एक लंबी कविता बहुत अच्छी है कि देखो तो का जानी का है होनहार, कसमौ लाग उल्टा पुल्टा। आज से वही 62 के चीन युद्ध के समय लिखी थी वही कविता आज भी प्रासंगिक है। देखो तो का जानी का है होनहार, कसमौ लाग उल्टा पुल्टा, दूबर देवतन के आसपास पुजवैया कसे हट्टा कट्टा। गरीबों का उद्धार करने वाले कैसे शान शौकत से रहते हैं। सही बात है। दूबर देवतन के आसपास, जनता देवता है, जनार्दन है, दूबर देवतन के आसपास पुजवैया कसे हट्टा कट्टा। गांधी जी के मनमा हुई कि वो सब राज करें, तो फिर उसमें उन्होंने अवधि में वर्णन किया है बहुत, जो है वो कहते हैं कि दिन रात बनावे महल, न स्वावे का साबुत भूई पावे, और दुख की से कहाँ डराए, मतलब दुख की से कहाँ डेरन के मारे ना रोवे, और गरबिटवा बांधे हुए दूध कस्तनिक दवायु ना पावे, और चिथरन माँ लिपटे रहे लरिकवा, भूखे रहे कस पढ़ पावे, और दिन रात बनावे महल, न स्वावे का खुद साबुत भूई पावे। तो वही ना जानी का है होनार, कसमौ लाग उल्टा पुल्टा, दूबर देवतन के आसपास पुजवैया कसे हट्टा कट्टा। बहुत, तो वो तो क्रांतिकारी बातें हैं। बहुत सारा उन्होंने क्या किया, पूरा जो समय था कि
किस तरह से दिखाया कि हाँ जो कह रहे हैं हम आपकी सेवा करेंगे, हमें इस बार अधिकार दीजिए, पता नहीं वो हमारी सेवा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी सेवा करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा, कि जब हाँ वो ठीक है, अपनी अपनी दृष्टि है। हाँ, तो ये जो लेखन है वो इसी तरफ इशारा नहीं, कर लेकिन रहा है। लेखन तो सौदेश्य होना चाहिए, मनोरंजन के साथ होना चाहिए, संदेश होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। अगर विसंगति पर आपने प्रश्न उठाए हैं तो फिर समाधान भी देना चाहिए, वो होना चाहिए। तो लेकिन एक चीज जान लीजिए, इतिहास कभी चाटुकारों का और भाणों का नहीं लिखा गया है। हाँ, इतिहास हमेशा जो है वो सच्चाई का पर रास्ते पर चलने वाले, पर अब ये तलवार की धार पर धावनो है। लेखक पत्रकारिता आज के युग में तो कुछ और ही है। हम तो मिसफिट हैं आज के युग के हिसाब से अगर कहें मिसफिट है। और हम ही नहीं, साहित्य के सच्चे साधक सभी के सब मिसफिट हैं, सब मिसफिट है। हाँ, जिन्हें मतलब समझौते नहीं करने आते उसमें तो हम अपने लिए कहेंगे, उसमें तो फिर दुष्यंत कुमार याद आते हैं कि कैसी मसाले लेके चले तीरगी में आप, कैसी मसाले लेके चले तीरगी में आप। अरे जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही, और हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, मुझ पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही, मुझ पर किसी खुदा की इनायत। दुष्यंत जी लिखते भी बहुत, मतलब आज भी पढ़ो तो उनको तो लगता है कि क्या लिख दिया है, हमेशा प्रसंग, तो जबरदस्त खलल था उनके अंदर। खूब आपने अच्छा तो मुझे किसी कवि की पंक्तियां बड़ी याद आती हैं कि ये खलल जब आपको पेट्रोल का जब काम करता है कि सबकी नजरों में सुनहरी भोर होनी चाहिए, सबकी नजरों में सुनहरी भोर होनी चाहिए, रोज कोशिश रोशनी की ओर होनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि सबकी नजरों में सुनहरी भोर होनी चाहिए, रोज कोशिश रोशनी की ओर होनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इश्क का रुतबा इबादत से बड़ा हो जाएगा। हाँ, शर्त ये है आशिकी पुरजोर होनी चाहिए। ये बात बहुत सुंदर। मैं अपने मतलब इस जो हमारी आपकी बातचीत है इसके निचोड़ पे आती हूँ। दरअसल आपने एक ऐसा जीवन जिया है जो संघर्षों से भरा रहा है, चाकू के नोक पे रहे हैं हमेशा, तलवार की धार पर दावनो। आपके जो प्रश्नों के जो नोक है उन्हें लोग मतलब जो उन्हें उनकी जो तीक्ष्णता है, उनकी शार्पनेस है, कम करने की भी लोग कोशिश करते रहे हैं। तो आपने अपने जीवन से कुछ 3 ऐसी बातें हैं जो खुद से सीखी हो, किसी और से नहीं, खुद से अपने जीवन से ऐसा निचोड़ निकाला हो जो आगे की पीढ़ी, आगे के लोग या जो आपको सुन रहे हैं उन्हें देना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन से क्या कुछ निचोड़ा हो। वो 3 देखिए, 2 चीजें हैं। हमको तो जो अनुभव हुआ, मुझे लगा कि मैं समय पर जो पढ़ाई करनी चाहिए थी, जितनी एकाग्रता से वो नहीं की, वो वक्त गंवा दिया। वक्त भागता है तेजी के साथ, वो रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता है, तो मुट्ठी से फिसल रहा रेत की तरह, तो उसे पकड़ने की कोशिश करिए। समय पर जो चीज है, समय पर जीवन दिनचर्या, शरीर, स्वास्थ्य, इसके प्रति लापरवाही की और रहने की प्रति, और जो अपने को एक्सपोज करना चाहिए, ब्रांडिंग करनी चाहिए एक्सपोजर में, और उसमें सरल सच्चे लोगों के साथ दुनिया इतनी जालिम है कि उसके बीच में से मतलब ये आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो ये कितने झुलस जा रहा है। हाँ, तो वो ये इससे कदम कदम पर वो इस पर वही कहता हूँ ना, किसी की पंक्तियां 2 बहुत अच्छी हैं जो है, वो कदम कदम पर जो दुश्वारियां रहती हैं, तमाम षड्यंत्र रहते हैं, टांग खिंचाई रहती है, लाइक पुलिंग कहते क्या कहते, तो उसमें वो है कि जो है वो गली गली में कीच, अपने दम पर नाच रहा था, ना सके गली गली में कीच, आंगन आंगन कांच बिछी है, गली गली में कीच बिछी है, हाँ, गली गली में कीच बिछी है, आंगन आंगन कांच, अपने दम पर प्यारे मोहन नाच सको तो नाच। गली गली में कीच बिछी है, आंगन आंगन कांच, अपने दम पर नाच सको तो प्यारे मोहन नाच। तो ऐसे ही है, तो इसलिए सतर्क होकर के चलना है। और ये चीज़ मैंने सीखी कि अपनी जुबान से किसी को अप्रिय मत कहिए, किसी की बुराई नहीं करिए, क्योंकि ये दुनिया गोल है, पता नहीं कब किससे कहाँ जो है फिर मुलाकात हो, उसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो कभी पत्रकारिता की दुनिया हो, ईर्ष्या की दुनिया हो, कविता की दुनिया हो, तो जीवन में नई पीढ़ी को कम से कम बचना चाहिए और कॉपी ना करें किसी चीज़ की, मतलब ओरिजिनल रहे, लेखन की कॉपी ना करें, चोरी ना करें, क्यों टिकता नहीं है।
आप उधार की रचना, उधार का उड़ा हुआ व्यक्तित्व, तो जैसे हैं वैसे दिखिए भाई। मैं तो ये मानता हूँ कि मैंने आज तक जो है वो शालिनी पांडे जी, सजल जी जो हैं, इनको मैंने कभी बनावटी चीज़ में, लोग क्या कहेंगे कहने दें, इनको कभी जैसे हैं वैसे हैं, और वही लगभग कमोवेश मेरा भी है, जैसे हैं वैसे हैं, वही इसी से मैं समझता हूँ कि ये जीवन में, लेकिन ये स्वाध्याय करिए, स्वयं में खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा प्रभात जी, आपने तमाम अनछुई बातें पहली बार हमारी आपने उसको निकलवा लिया, तो ये आपकी जो है वो उद्घोषणा की पटुता है, और आपकी शक्ति, आपकी मेधा को मैं प्रणाम करता हूँ। और दिमागी खलल विद शालिनी सजल, ये सीरीज श्रृंखला और आगे परवान चढ़े, शिखर छुए, यश के लोगों का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और नमस्कार। और आपके ये जो सुंदर प्रश्न है, ये जो आपने सीख दी है जो दर्शकों को, मुझे और जितने लोग आपको सुनेंगे, तो एक तरह से ये हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। और इसके लिए हम आभारी हैं। आपका धन्यवाद, आपने अवसर दिया। आपका धन्यवाद, आपने समय दिया।